मसूद अज़हर जो एक औसत ख़ानदान से आता था, उसके वालिद जो है आपने लिखा है कि वो सरकारी स्कूल टीचर थे। फिर वो कैसे उसने ऐसी तालीम हासिल की और फिर वो कैसे इतना मजबूत, इतना ख़तरनाक और इतना इफेक्टिव लीडर कैसे बन सका? इसकी बहुत अच्छी दोस्ती ओसामा बिन लादेन के साथ में थी। ये पाकिस्तान के पास कि कभी लश्कर ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया तो उसको इंस्ट्रक्शन देते कि आप थोड़ा पीछे हट जाइए, कुछ अब नेक्स्ट अटैक्स जैश से करवाएंगे। जैश ज़्यादा उछल गया तो जैश को पीछे खींच लेंगे, लश्कर को आगे कर दिया। तो वो ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अभी भी कर रहे हैं। देखिए, जीने की तैयारी तो बहुत अलग चीज़ होती है, मरने के लिए कैसे तैयार किया जाता है? मतलब क्योंकि जो फिदाइन मिशंस हैं, जो सुसाइड बॉम्बिंग मिशंस हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। मसूद अजहर बहुत प्रोवोकेटिव ये स्पीचेस देता है, ठीक है, रोता है बीच में स्पीच देते हुए। बड़े जो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स जो हैं वो निकाल करके बाबरी मस्जिद के हुए, गुजरात के हुए, उनको यूज़ करता है। तो उससे लोग बहुत ज़्यादा रोश में आ जाते, भड़कते थे। कोई मॉडर्न एजुकेशन, तालीम से उनको बिल्कुल दूर रखा जाता है। उनको पूरा मरने के लिए तैयार किया जाता है कि आपको जन्नत मिलेगी, आपका ये सवाब होगा। वो दिमाग में वो बातें बिठा दी जाती है, मतलब जो कहते हैं कि भाई यहाँ तो ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। जिस वक्त पे 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा अटैक हुआ था, उस दिन आप JNK के गवर्नर के आप सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। उस शाम के बारे में हमें बताइए। पहली बार पाकिस्तान को ये लगा कि भारत जवाब दे सकता है, और पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर ब्लफ जो था ना, उसको हमने डिसमेंटल कर दिया था कि अब भारत जवाब भी दे सकता है। सावधान, आपका अगला कदम आपको मौत की तरफ ले जा सकता है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, उसके लेखक को इसके लिए रिसर्च करते समय, इसको लिखते समय, ये डिस्क्लेमर उसके जहन में लगातार गूंजता रहा। आप सोच रहे होंगे, अगर सावधानी इतनी बरतनी पड़ी तो वो किताब किस चीज़ के बारे में होगी? पठानकोट अटैक, उरी अटैक, भारतीय संसद पर हमला, पुलवामा अटैक, इन सारे अटैक्स के पीछे एक चीज़ कॉमन है। इनको अंजाम देने वाले आतंकी संगठन का नाम जैश-ए-मोहम्मद। आज हम इस किताब की बात कर रहे हैं। इस किताब का नाम ही है जैश-ए-मोहम्मद, और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये संगठन इतना ख़तरनाक कैसे बना, ओरिजिन्स क्या हैं इसकी, क्या रूट्स हैं। हमारे साथ आज इस किताब के लेखक जनाब अभिनव पांडे जी बैठे हुए हैं। स्वागत है आपका अभिनव जी। नमस्कार। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संगठन इतना ख़तरनाक कैसे बना, क्या क्या रोल्स रहे, किन किन चीज़ों के रोल्स रहे, पाकिस्तान का क्या रोल रहा इसके इस संगठन में। तो हम सबसे पहले अभिनव जी आपसे चाहते हैं कि आप एक संक्षिप्त परिचय, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि जैश-ए-मोहम्मद है क्या, जो एक आम आदमी को जो जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, और मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। जैसे जैश-ए-मोहम्मद क्या है, देखिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली अगर हम देखें तो जैश-ए-मोहम्मद दुनिया की नज़रों में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, जिसको सब कहेंगे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बट ये तथ्य उतना सहज और उतना सरल नहीं है। जैश-ए-मोहम्मद के पीछे एक इतिहास है, 150 वर्षों का देवबंदी एक्सट्रीमिज़म का जो इतिहास है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और ख़ास तौर से पाकिस्तान में। वो जैश-ए-मोहम्मद का एक, कहते हैं ना आप, पिछला आप कह सकते हैं उसका एक बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि वो है 150 सालों का देवबंद मूवमेंट का। तो अगर हम देखें शुरुआत में, मैं थोड़ा सा ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहूँगा। देखिए, जब मुग़ल डिक्लाइन हो रहा था तो दिल्ली में शाह वलीउल्लाह नाम के कुछ एक ये यहाँ पर सेंट वगैरह थे लोग, तो ये लोग बड़े एक रिग्रेसिव बातें करना शुरू कर देते थे। और सूफियों के अंदर भी एक नक्शबंदी सिलसिला है। तो नक्शबंदी, वैसे तो सूफियों के बारे में जनरली कहा जाता है कि बहुत लिबरल और बहुत मॉडरेट होते हैं, बट उसमें भी भेद हैं अलग अलग। नक्शबंदी बड़ा एक ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही एक रिग्रेसिव सिलसिला है इनका, और नक्शबंदी सिलसिले ने देवबंदियों को बहुत इंस्पायर किया है। तो शाह वलीउल्लाह और इनका ये कहना था कि यहाँ पर हिंदुस्तान में मुग़लों का जो पतन हुआ वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो इस्लाम से भटक गए थे। उन्होंने बाकी कम्युनिटीज़, ख़ास तौर से हिंदुओं के साथ मेल मिलाप ज़्यादा शुरू कर दिया था, और इस तरह की प्रैक्टिसेस जिनको इस्लाम में बिदअत या शिर्क कहा जाता है, कि मज़ारों पर जा कर के चिराग जलाना और आपकी जो प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थडे सेलिब्रेट करना, इस तरह की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर दिया था अपने आसपास जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनके प्रभाव में आकर के, इसलिए इस्लाम का पतन हुआ। फिर आपका जो है ये सारा जो दौर चल रहा था, तब एक रिग्रेसिव वापस एक आइडिया शुरू हुआ कि इस्लाम को वापस हिंदुस्तान में जो है ना अपनी रूट्स पर जाना चाहिए।
फिर हमने देखा 1857 की क्रांति हुई, उसके अंदर सबसे एक जो मेजर प्रहार किया था ब्रिटिशर्स ने, वो मुगल एरिस्टोक्रेसी जो थी उसके ऊपर प्रहार किया था, क्योंकि वो लोग ऐसा मानते थे कि इस क्रांति के जो असली सूत्रधार जो हैं वो यहाँ पर जो मुगल नोबिलिटी है, जो मुस्लिम एलिट्स हैं, वो लोग हैं। उसके बाद एक मैसिव क्रैकडाउन हुआ। तो फिर इसी सिलसिले के अंदर एक मूवमेंट की शुरुआत हो रही थी कि इस्लाम को अपनी रूट्स पर, अपने जो फंडामेंटल्स हैं उस पर जाना चाहिए, और इसी सिलसिले में देवबंदी मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसके अंदर वो कासिम ननौतवी और गंगोही, ये सब पुराने लीडर्स हैं इनके, इन्होंने एक मदरसा शुरू किया देवबंद, यूपी में एक जगह है सहारनपुर में, वहाँ से एक इस मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसका बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम उस आइडिया को प्रमोट करते हैं। ये एक तबका है। हाँ, ये एक तबका है। और इनको हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो है, जो वहाबी आपका जो इस्लाम है, अहले हदीस जिसको आप कह सकते हैं, सलफ़ी जिनको इंटरचेंजेबली वर्ड यूज़ करते हैं सऊदी अरेबिया वगैरह में, उनके ये साउथ एशियन कजिन्स हैं, कहते हैं ना। वो डिफरेंसेस पर मैं बाद में आऊँगा ज़्यादा डिटेल में, मगर एक तरह से ये एक इस तरह का इस्लाम प्रमोट करते हैं जो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, रिजिड है, जिसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज हैं। तो अब ये देवबंदियों का एक विस्तार शुरू हुआ। पाकिस्तान वाला जो पूरा, जो खास तौर से पंजाब का जो एरिया है, वहाँ पर इनका फैलाव काफ़ी शुरू हुआ। पहले वहाँ पर सूफीज़ डोमिनेट करते थे, तो सूफी दरगाहों में, खानकाहों में काफ़ी करप्शन आने लगा था, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने लगा था। तो उसी सिलसिले में देवबंदीज जो है वो उन चीज़ों को टारगेट करते थे कि भाई ये जो है, ये जो सूफी जो है, ये आपका धर्म के नाम पर काफ़ी करप्शन हो रहा है, इस्लाम की प्रैक्टिसेस से भटक गए। इस तरीके से उन्होंने अपना स्पेस बनाया वहाँ पर। तो जब फिर भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना, उसके बाद एक जो कह सकते हैं कि इस्लाम का जो झंडा बुलंद करने वाले जो लोग थे मेनली पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर देवबंदी जो है, और देवबंदी क्लरिक्स, देवबंदी मौलाना और देवबंदी स्कॉलर्स, उसमें बड़े प्रचंड लोग थे, मतलब जो है ना। और वही ये डिमांड करते रहते कि यहाँ पर आप अहमदियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, बिकॉज अहमदिया लोग जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद को आखिरी नबी नहीं मानते हैं, इसलिए जो है, तो वो एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम की बात उन्होंने करनी शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान को जो है, बना है पाकिस्तान सेपरेटली, तो पाकिस्तान को कंप्लीटली इस्लामिक स्टेट होना चाहिए। आज़ादी के पहले तो जो देवबंदी मूवमेंट है वो तो कंपोजिट नेशनलिज्म की बात वो अलग है, वो एक, अब उस सब्जेक्ट को पहले मैं ये बताता हूँ, उस पर हम आएंगे। वो एक बहुत जटिल विषय है, उसमें इतना सहज नहीं है। अगेन उसके बारे में कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के बारे में। उसके पीछे भी लॉजिक ये था कि देखिए, इस्लाम के अंदर दो चीज़ें होती है, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, ठीक है ना। दारुल हर्ब वो जगह है, द लैंड ऑफ वॉर, ठीक है, और दारुल इस्लाम वो जगह है जो इस्लाम, जहाँ पर इस्लाम है। इस्लाम मतलब पीस, टेक्निकली एक लिटरल वर्ड का मीनिंग देखें तो आप, तो ये कहा जाता है कि मुसलमानों को दारुल इस्लाम में चले जाना चाहिए। दारुल हर्ब के अंदर वो सारा का सारा एरिया वॉर वाला एरिया। तो जो उस वक्त के जो देवबंदी स्कॉलर्स थे, मौलाना थे, उनका जो बेसिक जहन में बात ये थी कि भाई पाकिस्तान में तो ऑलरेडी आपका मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया है, तो अगर आपको इस्लाम प्रोसेलिटाइज करना है, दावा के लिए वो करना है, तो फिर आप कहाँ करेंगे? ये हिंदुस्तान यहाँ पर जो है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आप रहेंगे तो आप ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे उसको, और पाकिस्तान में तो ऑलरेडी सारे के सारे मुस्लिम हैं, मेजॉरिटी वो है, तो उसका क्या फ़ायदा? तो ये एक फैक्टर भी उनके दिमाग में, ये नहीं कहूँगा कि यही एक फैक्टर था, बट ये एक ओवरराइडिंग फैक्टर था पार्टीशन को अपोज करने के पीछे उन लोगों के दिमाग में। क्या? क्योंकि आप देखेंगे देवबंदी जो डॉक्ट्रिन्स जो है ना, वो बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, बड़े एक्सट्रीमिस्ट टाइप के डॉक्ट्रिन्स हैं, ठीक है। तो ये तो वो बात रही। खैर, लेकिन फिर आज़ादी के बाद जब ये पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म पीक पर चढ़ रहा था, ये सारे के सारे वहाँ पर फौज ने टेक ओवर किया, फिर जनरल ज़ियाउल हक का आना हुआ, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन इन्वेजन हुआ। 79 के अंदर 3-4 बड़ी प्रमुख घटनाएं हुई थी। ईरान में रेवोल्यूशन, आपका रशियन का जो इन्वेजन अफगानिस्तान के अंदर हुआ, फिर उसी के साथ साथ अमेरिकन का भी जो है उनको काउंटर करने के लिए प्रयास शुरू हो गए। तो उन्हीं प्रयासों के तहत सबसे पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए गए, जिसके अंदर CIA और ISI मिल करके ये काम कर रही थी, और उन्होंने जो है CIA और ISI मिल करके CIA से रशियंस को काउंटर, सोवियट्स को काउंटर करने के लिए, तो वो मुजाहिदीन खड़े किए। उसमें सबसे पहले देवबंदी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस निकल करके आए। उसमें सबसे पहला ग्रुप था हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, ठीक है, जिसको मौलाना फजलुर रहमान खलील इन्होंने स्टार्ट किया था 79 के अंदर। और ये लोग बेसिकली मदरसा बिनौरिया जो कराची में जगह है, वो देवबंदियों का एक गढ़ माना जाता है बेसिकली। हाँ, वहाँ के सब एलुमनाई थे। तो पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बना, फिर इनके अंदर कुछ आपस में जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही स्प्लिट्स हो जाती हैं। कई बार पंजाबी लॉबी जो है वो डोमिनेट कर रही है, तो पठान विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसके कारण इनके स्प्लिट हो गए 84 के अंदर लीडरशिप सक्सेशन को लेकर के। तो हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, इस तरह की चीज़ें होने लगी। मसूद अजहर भी जो है इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के साथ लेट 1980s में आके जुड़ गया, क्योंकि वो मदरसा बिनौरिया का स्टूडेंट था, वहाँ पर पढ़ता था। वो पढ़ने में काफ़ी तालीम हासिल की और पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट था, मतलब उसको डिस्टिंक्शन से पास किया था। उसकी जो फैमिली जो थी, इनफैक्ट मसूद के जो फादर जो थे, वो भी इस्लाम के बड़े स्कॉलर थे, और ओसामा बिन लादेन उनकी बड़ी इज्जत करता था, अलवी फैमिली की। तो वो इसी सिलसिले में इनके साथ जुड़ गया।
फिर मसूद अज़हर जो है अपना इनके लिए बेसिकली फंड रेजिंग करने के लिए इधर उधर जाता रहता था, तो और पैसा इकट्ठा करता था, स्पीचेस देता था इधर से, और वो काम भी उसको एक खास कारण से दिया गया। इनिशियली वो उसने अपने आप को वॉलंटियर किया था कि मैं मुजाहिद बनूंगा, लेकिन फिजिकल फिटनेस उसकी नहीं थी, और अफगानिस्तान में एक बार जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो रात को अपने कैंप से बाहर निकला टू अटेंड अ नेचर्स कॉल, तो आते वक्त वो अपना कुछ पासवर्ड नहीं बता पाया, तो उसको जो है गोली मार दी, पाँव में उसकी गोली लग गई, तो उसके बाद तो थोड़ा लिम्प करके चलने लगा। तो एक कहानी ये मशहूर हो गई कि मसूद अज़हर वहाँ पर अफगानिस्तान की जंग के अंदर जो है उन्होंने गोली भी खाई है और कौम के लिए ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। बट बेसिकली बात ये थी कि वो जो 40 दिन की मिलिट्री ट्रेनिंग थी वो कर नहीं पाया, फिजिकली वो इतना फिट नहीं था, उसकी स्किल्स किसी और एरिया में थी। ही वॉज अ टॉप क्लास रिक्रूटर। भाषण देने का जो उसका तरीका था, उसकी आवाज़ में बड़ा एक करिश्मा था, और लोग उसकी आवाज़ सुन करके बड़े मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। और तो मुजाहिदीन, तो इनको लगा कि इसका ये काम लिया जा सकता है, तो उसके बाद से फिर सारे वो इंटेलेक्चुअल मैगजीन्स वगैरह एडिट करना और सिलसिले में आ गया। और इसी सिलसिले में वो कभी जिम्बाब्वे जाता था, तो कभी साउथ अफ्रीका जाता था, कभी इंग्लैंड जाता था, बड़ी तकरीरें करता था, मस्जिदों में पैसा लेके आता था। फिर उसको कश्मीर भेजा गया। कश्मीर के अंदर जो है हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल अंसार के बीच में स्प्लिट चल रही थी। मेन पाकिस्तान में जो है इनके बीच में कुछ एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था कि भी हम वापस यूनाइट हो जाते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर जो है इनके कैडर्स के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो इसको वहाँ भेजा गया उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। वहाँ पर ये मुजाहिदीन और हरकतुल अंसार के बीच में, हरकतुल मुजाहिदीन और आपका जो है ना HUM और हरकतुल हुजी के बीच में नज़र से, तो एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उन्होंने, हरकतुल अंसार। तो वो सारी डिटेल्स मैंने लिखे हैं बिकॉज ये बहुत सारे बाइफर्केशंस काफ़ी हो जाते हैं। तो फिर ये पकड़ा गया। वहाँ से जब ये पकड़ा गया तो उसके बाद फिर फाइनली सारा वो कई सारे लोग उसको छुड़ाने के बड़े प्रयास किए गए, किडनैपिंग्स हुई, और उसके बाद जेल ब्रेक भी हुआ इस तरह से जम्मू के अंदर जेल में। फाइनली IC 814 हाईजैक के बाद इसको छोड़ा गया, और उसके बाद जो है एक नया ही ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, जैश ए मोहम्मद। उसके कई सारे कारण बताए जाते हैं कि एक तो वो हरकतुल मुजाहिदीन उस प्लेन हाईजैक के कारण पूरी दुनिया में काफ़ी बदनाम हो गया था, तो उसके कारण जो है बेसिकली जब आप इतने बदनाम हो जाते हैं तो फिर ग्लोबल वॉच डॉग्स जो हैं, चाहे वो FATF हो, चाहे वो अमेरिकन हो, वेस्ट आपके ऊपर सैंक्शंस लगाना, आप नज़र में आ जाते हैं। तो वो चाहते थे कि एक नई एंटिटी क्रिएट हो जाए। फिर दूसरा ISI ये चाहती थी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हो। तो मसूद को जब रिहा करवा के लेके गए तो उसको एक हीरो की तरह पूरे पाकिस्तान में घुमाया गया, और ये ऑर्गेनाइजेशन नया इन्होंने क्रिएट किया, जैश ए मोहम्मद से। उसकी डिटेल्स पर हम बात करेंगे, बट बेसिकली जैश ए मोहम्मद क्या है, आपने सवाल ये था। तो जैश ए मोहम्मद जो देवबंदी एक्सट्रीमिज्म का जो पिछले 150 साल का जो सिलसिला चला आ रहा है, उसमें सबसे लेटेस्ट और सबसे एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तरह से, और एक सबसे लीथल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं ये कहूँगा जैश ए मोहम्मद क्या है उसके ऊपर, जिसका और मेंटोर आप मसूद अज़हर को कह सकते हैं। और भारत के लिए ये एक सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन साबित हुआ है, क्योंकि 2 बार जैश ए मोहम्मद ने भारत और पाकिस्तान को एक प्रॉपर कन्वेंशनल वॉर, न्यूक्लियर वॉर के लेवल पर लाके खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो 2001 में जब पार्लियामेंट अटैक किया था, हमारी सेनाएं, फौजें लग गई थी और ऑलमोस्ट सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। फिर पुलवामा के बाद ये चीज़ नज़र आई। तो इसलिए जैश एक बहुत ही लीथल ऑर्गेनाइजेशन है, बट अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न स्कॉलर्स ने कभी जैश पर ध्यान दिया नहीं है ना, वो कभी इस पर ध्यान दे नहीं पाए। उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि इनका ट्रेड क्राफ्ट बहुत गज़ब का है कि ये अपने आप को छुपा के कहते हैं रख लेते हैं तरह से। सेकेंडली, वेस्टर्न लोगों का, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स का एक मेन इंटरेस्ट उन्हीं में होता है जिसमें उनके इंटरेस्ट हर्ट होते हैं। तो लश्कर का जो अटैक था 2008 का, उसके अंदर तो कई सारे फॉरेनर्स भी मारे गए थे, इसलिए उस पर काम हुआ, लेकिन जैश पर कुछ खास काम हो नहीं पाया। बट एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, जैश ने हमेशा हमारे वाइटल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बहुत मेजरली हर्ट किया है, और ये सुसाइड बॉम्बिंग का एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सर, अगली बात जो है हम मसूद अज़हर पे, क्योंकि इस पूरे संगठन का पूरा करता धरता इसको शुरू करना और इसको पूरे इतनी मजबूती तक ले जाना, इस सब में सबसे बड़ा हाथ मसूद अज़हर का है। मसूद अज़हर जो एक औसत ख़ानदान से आता था, उसके वालिद जो है, आपने लिखा है कि वो सरकारी स्कूल टीचर थे। फिर वो कैसे उसने ऐसी तालीम हासिल की, और फिर वो कैसे इतना मजबूत, इतना ख़तरनाक और इतना इफेक्टिव लीडर कैसे बन सका? ये जो अलवी फैमिली है, मसूद अज़हर की पूरी फैमिली, इसके कई सारे भाई हैं, मैंने पूरा वर्णन अपनी किताब में किया है इनका। तो इनकी फैमिली के अंदर शुरू से एक जो कहते हैं ना, एक रिलीजियस का जो आपका जो है ना, इस्लामिक स्टडीज़ का जो एक ट्रेडिशन रही है। तो उस तरह से मसूद अज़हर भी पढ़ने में काफ़ी अच्छा था ना, तो इसका डिस्टिंक्शन से इसने अपने जो बेसिक जो इनिशियल एग्ज़ाम्स हैं वो पास किए थे। फिर इसका मदरसा बिनोरिया में, वहाँ पर इसका दाखिला हो गया।
ये मदरसा बिनोरिया की कहानी बताइए, क्योंकि यहाँ पर शायद तालिबान के भी लीडर्स ने पढ़ाई की है। मदरसा बिनोरिया एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो जहाँ पर आपको इनके टॉप क्लास स्कॉलर्स जो हैं, है ना, जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान खलील वहाँ से पढ़े हुए हैं, एक चांसलर निज़ामुद्दीन शामज़ाई हुआ करते थे जो कि ओसामा बिन लादेन के बहुत घनिष्ठ मित्र थे और उनके कई सारे डिस्कशंस वहाँ पर होते थे। तो उस तरह का एक वो सेमिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर आपको जो बेसिकली जो इस्लामिक स्टडीज़ के टॉप लेवल के ग्लोबल एक्सपर्ट्स वहाँ पर आके पढ़ते थे। कराची में था ये? मतलब हाँ, कराची मदरसा बिनोरिया। तो वो ये उन दिनों की बात है जब वहाँ पर आपको मदरसा बिनोरिया में सूडान से भी स्कॉलर्स आया करते थे, टर्की से भी आया करते थे, बांग्लादेश से भी आया करते थे। तो एक मतलब एक इंटरनेशनल जिहाद फैक्ट्री, है ना, उस तरह की चीज़ थी। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल दूंगा। इंडिया के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो मैंने अपना बैचलर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया, तो आपको बड़ा एक प्रेस्टीज से देखा जाता है यहाँ पर, या एक फॉर XYZ आप अगर JNU से पढ़े हुए हैं तो आपको बड़ा एक इज्जत से देखा जाता है। अमेरिका में तो आप कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने अपना मास्टर्स किया था, तो इस तरह के इंस्टीट्यूट बड़े प्रेस्टीजियस हैं, ठीक है ना, चाहे वो स्टैनफोर्ड हो। तो ये जो है मदरसा बिनोरिया, ये आतंकवाद का आईवी लीग है, ये मान के चलिए। तो वहाँ पर जब मसूद अजहर पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते उसकी संगत इस तरह के सारे लोगों से हो गई। तो जैसे कहता है ना, आपका कैंपस रिक्रूटमेंट फैसिलिटी वो सारी वहाँ पर अवेलेबल थी। लोग अफगानिस्तान में जिहाद के लिए जत्थे तैयार किए जाते थे, लोग जाते थे। इसने भी वॉलंटियर किया वहाँ पर। जब आपके पास ऐसे वेटरन्स और एलुमनाई मौलाना फजलुर रहमान खलील जैसे लोग वहाँ पर आकर के लेक्चर देते थे, ऐसे ना, तो ये लोग बड़े इंस्पायर होते थे उनसे कि अफगानिस्तान में जंग हो रही है, वहाँ जाके लड़ना है ऐसे। तो ये जाते थे वहाँ पर। और उसके अलावा वहाँ पर एक और माहौल क्या था, जो ग्लोबल जिहाद जो है उसके बारे में बड़े लंबे डिस्कोर्सेस दिए जाते थे। मतलब वो डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू थे कि सोमालिया के अंदर टेररिस्ट और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं, वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। तो वो एक अलग ही एक इंटरनेशनल रिलेशंस का जो डिसिप्लिन है उसको एक इस्लामिक रिलीजियस ट्विस्ट देकर के वहाँ पर पढ़ाया जाता था। तो इसलिए इन लोगों का एक इंटरनेशनल अवेयरनेस भी बड़ी गजब की थी। तो मसूद अजहर का जो नॉलेज जो था, खास तौर से जो फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल इश्यूज़ है, वो बड़ा गजब का था। उससे बहुत आइडिया था इन चीज़ों के बारे में क्या। तो उसने फिर इसके लिए वॉलंटियर किया। तो पहले तो वो एक 40 दिन की इनकी ट्रेनिंग होती है अफगानिस्तान के अंदर, फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब मुजाहिदीन बनने गया था, उसके लिए गया। फिजिकल ट्रेनिंग अफगानिस्तान में और इधर आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। यस। तो उसके जब आप वॉलंटियर करते हो तो आपको लड़ना पड़ता है जाके, उसके लिए कुछ उस ट्रेनिंग के अंदर आपको फिजिकल फिटनेस और हथियार चलाना, कॉम्बैट ट्रेनिंग, वो सब दी जाती है। अब ये थोड़ा फिजिकली मोटा और अनफिट टाइप का आदमी था, तो इससे वो ट्रेनिंग हुई नहीं है। और एक किस्सा तो मैंने बताया अभी पहले कि वो कैंप से बाहर जा रहा था, उसको गोली लग गई। तो अब वो ट्रेनिंग जब इससे नहीं हुई तो अब क्या किया जाए, तो किसी एक और तरीके से जिहाद के लिए कंट्रीब्यूट किया जाए, इंटेलेक्चुअल तरीके से। वो इसकी खासियत थी। इसको बड़ा नॉलेज था गज़ब का, रिलीजियस जो कहते हैं ना किताबें थी उनका नॉलेज था, बोलने में बहुत गज़ब का, कहते हैं ना, एक मंत्रमुग्ध करने वाली इसकी वक्तव्य शैली थी ऐसे। तो फिर उस सिलसिले में काम करना शुरू किया। सबसे पहले इसने एक मैगज़ीन निकाली, कराची से शुरू की। वो मैगज़ीन जो है, जो ग्लोबली इस्लामिक इश्यूज़ जो हैं, जिहाद के इश्यूज़, उन पर बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते थे। उसके बाद फिर ये जो इंटरनेशनली जो जिहाद के जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके साथ कनेक्ट होता गया। तो सोमालिया में क्या हो रहा है, वहाँ पर जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे, मैंने सारे नाम मेंशन किए हैं उसके अंदर, तो उनके साथ भाई वहाँ पर क्या जुल्म हो रहे हैं और उनका क्या करना चाहिए, कैसे फंडिंग हो, वहाँ कनेक्ट होता गया। फिर ये उन दिनों जाता था, साउथ अफ्रीका जाता था, जिम्बाब्वे जाता था, वहाँ पर जाकर के मस्जिदों में तकरीरें करता था, इस्लाम के ऊपर तकरीरें करता था, स्पीचेस देता था, ठीक है, कि आप ऐसे करिए, वो करिए और देखिए। और उसमें फिर वो जिहाद का थोड़ा सा एक फ्लेवर डाल देता था कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वहाँ पर ये जुल्म ढाया जा रहा है। तो वहाँ काफ़ी पैसे लेकर के आता था, ये फंड रेजर था, ये टॉप क्लास। उसी सिलसिले में फिर ये केन्या भी जाता था, इंग्लैंड जाता था। मतलब इंग्लैंड के अंदर तो जिहाद को लाने वाला आदमी ये था। ये कहा जाता है कि ही इज़ द मैन हु ब्रॉट जिहाद टू इंग्लैंड। वहाँ पर ड्यूसबरी और करीब जितनी बड़ी बड़ी जो प्रोमिनेंट देवबंदी मस्जिदें हैं उन सब में इसने लेक्चर दिया। 40 मस्जिदों के अंदर इसके लेक्चर हुए। लोग इंस्पायर होते थे, रिक्रूट होते थे। और उधर इसके बड़ी अच्छी दोस्तियाँ थी जो बड़े बड़े पाकिस्तान के जो खबर नवीस थे, जैसे कि जंग का एडिटर हो गया, बड़े पॉलिटिशियंस हो गए, उन सब के साथ फिर इसका उठना बैठना शुरू हो गया। और ये उन दिनों एक सिलसिला बड़ा एक इशू हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान आर्मी जो थी उसको UN पीस कीपिंग में सोमालिया और वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। तो इशू ये हुआ कि वो जो डिप्लॉयमेंट कुछ इस तरह से था, जैसा कि ये लोग बताते हैं, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि मुस्लिम एरियाज़ के अंदर तो पाक आर्मी को लगाया गया था, है ना,
और जो दूसरे जो एरियाज थे वहाँ पर जो है इंडियन आर्मी वगैरह भी डिप्लॉयड थी। तो इसने ये कहा कि साहब ये डेलिबरेटली वेस्ट जो है उनकी साजिश है कि मुसलमानों से मुसलमानों को मरवाना चाहते हैं, और ये जो है इस तरह से हमारे लोगों को वहाँ पर लगा ये तो बड़ा गलत है ये तरह से। तो उस चीज़ को लेकर के बड़ा इसने मतलब काफ़ी उत्पात मचाया था वहाँ पर जो है ना, डेलीगेशन से जाके मिलना, इशू रेस करना, ये सब करना। फिर वहाँ उसमें कई सारे पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व थे, वो छूटे, वो वापस आना चाहते, तो ये एक इशू हुआ। मतलब मैं आपको उसका एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि इसका एसोसिएशन कैसे हुआ इधर से। तो अब तब तक वो स्टेज आ चुकी थी, ये बात 1989-1991 की है, जब तक इसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था कि ये जो पूरा जो देवबंदी जो पूरा टेररिस्ट वर्ल्ड था, जिसको हम हरकत नेटवर्क कहते हैं, हरकतुल जिहादुल इस्लामी, उसके बाद हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल इस्लाम, इसको आप हरकत नेटवर्क कहते हो बेसिकली। और उन दिनों यही लोग अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का जो ग्लोबल जिहाद था उसको डोमिनेट करते थे। तो तब तक इसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था। और इन सब के लिए फंड्स कहाँ से आते थे? फंड्स इनके कई तरीके के फंड्स हैं। हाँ, उसके लिए। हरकत नेटवर्क के फंड, एक तो इनका देवबंदियों का एक बहुत खुद का इनका एक मदरसास का एक बेस है वहाँ पर। आपका पंजाब के लेकर के नीचे कराची वराची तक जाए तो उन मदरसों में काफ़ी फंडिंग होती है। फिर मसूद अजहर जब बाहर जाता था तो बाहर काफ़ी फंडिंग लेकर के आता था, इन तकरीरों में करता था मस्जिदों से, वहाँ से। उसके बाद ISI से इनको फंडिंग होती थी, CIA से भी फंडिंग होती थी, बिकॉज वो मुजाहिदीन को सबको नर्चर कर रहे थे सोवियट्स को काउंटर करने के लिए। और ISI की उन दिनों फंडिंग वो जो ड्रग बिजनेस था उससे भी स्टार्ट हो गई थी। ISI के लिंकअप्स हो गए थे जो कोलंबियन 80s में, ये कोलंबियन ड्रग कार्टेल्स के साथ काम करते। तो फंडिंग के मल्टीपल सोर्सेज थे इनके पास में था, और मोटिवेशन तो था ही। फिर जो है मसूद अजहर जब इनकी टॉप लेवल की लीडरशिप में काम करने लगा सर से, तो उसके बाद इसको ये टास्क दिया गया कि अब आप कश्मीर के अंदर जिहाद को मेजरली एक्टिवेट करें। बिकॉज 1988 में रशियंस छोड़ के चले गए, अमेरिकन का इस एरिया में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक मेजर प्रश्न ये हुआ, दो प्रश्न थे कि एक तो ये पूरा जो जिहाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है इसका हम क्या करें सर से, बिकॉज आपको उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉय करके तो रखना पड़ेगा। सेकेंडली, अब ना अमेरिकन का इंटरेस्ट है इस एरिया के अंदर, तो पाकिस्तान कंप्लीटली इंडिया के सामने एक वीक पोजीशन में आ गया है। अब इंडियंस वैसा वो सोचते थे कि इंडिया जो है सर से अगर हम पर अटैक करता है तो हमें कोई बचाने आएगा नहीं, और वो ये मान चुके थे कि कन्वेंशनल वॉर जो होता है उसमें तो वो भारत से जीत नहीं सकते थे 71 की हार के बाद। तो उन्होंने कहा कि अब फिर उन्होंने ये सोचा कि अब भारत को एक ऐसे युद्ध में फंसाया जाए जहाँ पर वो इंटरनली ब्लीड करते रहे, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली और मॉरली ब्लीड करते रहे और फंस जाए, मतलब जो है। तो उसके लिए हाइब्रिड वॉर बेस्ट टेक्टिक थी। जिहाद का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास रेडी था, कम से कम 12-15 साल का एक्सपीरियंस उनके पास था ही, वो जो 80s का जो एक्सपीरियंस था। तो ये सारे हरकत नेटवर्क वाले फिर कश्मीर में काम करने लगे। सबसे पहले इन्होंने सज्जाद अफगानी को लॉन्च किया कश्मीर के अंदर, HUM का कमांडर बना करके। उसको छोड़ने मसूद अजहर उसके साथ पहले बांग्लादेश गया। पहले ये लोग POK का दौरा करने गए थे वहाँ पर, है ना, POK के अंदर दौरा किया सज्जाद अफगानी के साथ में। सज्जाद अफगानी भी इनका एक अच्छा कमांडर था, अफगानिस्तान में ट्रेंड था। बेसिकली वो POK का था, वो अफगानी नहीं था, वो POK का रहने वाला था, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर वो जिहाद करके आया था इधर से इनके लिए, तो उसके साथ टाइटल लग गया अफगानी का। तो उसके और काफ़ी इनके टॉप लेवल कमांडर्स में आ गया था। तो उसको कश्मीर में लॉन्च करना था, तो मसूद अजहर उसके साथ बांग्लादेश गया। उन दिनों बांग्लादेश इनका खास राउट हुआ करता था, और वहाँ पर ये रुके, कलकत्ता में बांग्लादेश ढाका में रुके, और वहाँ से कुछ लोकल जो ट्रैफिकर वगैरह थे उनके थ्रू सज्जाद अफगानी को अंदर एंटर करवा दिया, और वहाँ से मसूद अजहर वापस आ गया पाकिस्तान से ना। फिर सज्जाद अफगानी कश्मीर चला गया और वहाँ पर जो है सर से पूरा मूवमेंट को संचालित करने लगा। उन्हीं दिनों हो ये रहा था कि हुजी और हरकतुल मुजाहिदीन के बीच में, मतलब ये बात पाकिस्तान में उठने लगी, इनके ISI इंटरवीन कर रही थी कि आप लोग ऐसे तो आपस में लड़ के मर जाएंगे क्या, है ना, बिकॉज ये टर्फ वॉर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो कि मौलाना फजलुर रहमान खलील पठान था, उसकी कुछ जो पंजाबी लीडरशिप जो थी उनसे नहीं बनती थी, तो ये काफ़ी इश्यूज़ हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कुछ पैचअप कर लीजिए। तो पैचअप करके एक नया ग्रुप बना था सर से। आई मे बी अ लिटिल डिविएटिंग फ्रॉम द फैक्चुअल पार्ट, बट मैंने फैक्चुअल डिटेल सारे अपनी किताब में लिखे हैं। वो हरकतुल अंसार ग्रुप था। तो अब वो जब आप ऊपर के लेवल पर वही पैचअप करते हैं तो वही डायरेक्टिव नीचे तक जाता है। कश्मीर में भी गया, लेकिन वहाँ पर वो इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो मौलाना मसूद अजहर एक इनका काफ़ी सीनियर लीडर था, इसको भेजा गया कि आप कश्मीर जाओ, वहाँ पर जिहाद थोड़ी सी ठंडी पड़ी हुई है, लोगों का जोश कम हो रखा है क्योंकि ये आपसी डिफरेंसेस ज़्यादा हो गए 1994 में। हाँ 94। तो उसको वहाँ उस वक्त तक ही इतना सीनियर हो चुका था। हाँ सीनियर हो चुका था, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वहाँ पर जाइए और इनको एड्रेस कीजिए। तो फिर ये पहले बांग्लादेश पहुँचा, बांग्लादेश के अंदर वो जो विमान एयरलाइंस उनकी है उससे वहाँ पहुँचा, वहाँ से फिर जो है ये दिल्ली आया,
और दिल्ली में ये एक पुर्तगाली पासपोर्ट इसके पास था, जो जब ये इंग्लैंड में था तो वहाँ पर वो फर्जी पासपोर्ट इसने बनाया था। तो वली आदम इस्सा नाम का एक उसके बैकग्राउंड से, तो पहले तो इसको पूछा कि भाई तो ये पुर्तगाली का ये समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या। तो फिर इसने बताया कि भाई मैं तो एक गुजराती मर्चेंट हूँ, तो गुजराती मर्चेंट तो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते ही रहते हैं। तो फिर वो उसने मैनेज कर लिया। फिर ये यहाँ पर अशोका होटल में रुका आकर के। अशोका होटल में, आप सोचिए उन दिनों जो है तरह से अशोका होटल में आज भी रुकना जो है एक बड़ी बहुत कठिन कार्य है क्या। जैसे ये अशोका होटल में रुका, ये कुछ दिन रुका और ये ट्रेड क्राफ्ट में मास्टर था। ये ज़्यादा एक दिन मतलब एक ही जगह पर ज़्यादा रुकता नहीं था। इसको सब पता था कि कैसे ट्रैवल करना है, क्या करना है। फिर ये आई थिंक मारुति 800 के अंदर ये उधर अपना सहारनपुर ट्रैवल किया। सहारनपुर में ये देवबंद में जा कर के आया, बिल्कुल एनोनिमसली, इसने अपनी पहचान नहीं बताई, क्योंकि देवबंद इसके लिए बड़ी एक पाकीज़ा जगह थी। पूरा मूवमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर, तो वहाँ पर जा कर के उसने पूरा अपना सजदा किया, वहाँ पर चरण वरण छू करके सारा सब ना पूरा एक इबादत करके वहाँ से आया। उसके बाद जो है फिर इसको जाना था लखनऊ। वहाँ पर लखनऊ के अंदर एक वो फिरंगी महल मदरसा, वहाँ पर जो है ना आपका नदवी जो है सर से मौलाना, उनसे इसको मिलना था, ठीक है। तो वहाँ पर ही गया। वो शायद ये बस में गया था जैसा इधर से वहाँ पर जाकर के इनकी मेन मौलाना से तो मुलाकात हुई नहीं, बट जो दूसरे जो मौलाना थे उनसे इनकी मुलाकात हो गई थी। शायद सलमान नदवी से हुई थी, ऐसे कैसे हुई थी, ठीक है। वो भी मैंने डिटेल्स लिखे हैं बुक के अंदर। वहाँ मिल करके फिर ये बाबरी मस्जिद, आपको मेंबर से बात करते पता चली? हाँ, वहाँ से। और मतलब इनके लोग जानते हैं कई सारे ना पुराने जो लोग हैं इस तरह से, कुछ चीज़ें ओपन डोमेन में भी रिसर्च में आ जाती हैं। फिर हमने कई सारे पुराने जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं उनको भी इंटरव्यू किया, और मतलब इसकी इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर, हाँ, इंडियन और पाकिस्तानी भी, बाहर के भी कई सारे, तो उसके बेसिस पर एक कलेक्टिव एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये उनसे मिला और उसके बाद फिर ये बाबरी मस्जिद भी गया। तो बाबरी मस्जिद मतलब इसने देखा बाहर से, तो वहाँ पर ये रोया बाबरी मस्जिद को देख करके कि इस मस्जिद को शहीद किया गया। इसको बहुत दुख हुआ इसको अंदर से। तो तब इसने बड़ा एक तरह से कहता है ना कि वो इसको इसको बड़ा इसने उसको इम्पैक्ट किया इसको, है ना। तो इसने कहा कि मैं इसको बना के रहूँगा, ये करूँगा, सारा का सारा इस तरह की बातें इसके दिमाग में आई। उसके बाद फिर ये वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर के फिर जो है उन दिनों एक राजबाग के अंदर एक कैरेक्टर था इधर से, जो ओरिजिनली जो सज्जाद अफगानी को रिसीव करने आया था, वो उन दिनों सारे इन मिलिटेंट्स का एक मेन कोऑर्डिनेटर टाइप का बंदा हुआ करता था। राजबाग श्रीनगर में एक जगह है जहाँ पर हुर्रियत का भी ऑफिस है। तो वो राजबाग का जो आदमी था उसका नाम हमने मेंशन किया है इसके, तो वो इसको रिसीव करने आया। उसके साथ ही इसको कश्मीर जाना था और फिर ये कश्मीर गया इधर से। तो उन दिनों क्या वो कश्मीर में जो मिलिटेंट्स जो थे टेररिस्ट, वो अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली आते थे। दिल्ली से फिर जाते, इनके कुछ सेटअप थे यहाँ पर, हॉस्पिटल में रुकते थे, इलाज करवा के जाते थे, ये सब करते रहते। इलाज का भी सेटअप था यहाँ पर दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। तो फिर वापस चले गए। तो ये फिर कश्मीर पहुँचा। कश्मीर जा कर के फिर अपना सज्जाद अफगानी से इसकी मुलाकात हुई इधर से, और उसके साथ फिर ये जा रहा था साउथ कश्मीर में ना। तो पहले अनंतनाग के रास्ते के अंदर रात को वहीं पर जंगलों के अंदर जो है ना, जैसे इसकी जो इनके सारे के सारे टेररिस्ट कैडर जो थे उनके साथ मुलाकात हुई। उनको इसने बड़ी तकरीर की, और ये लिखता है कि मैं जब कलाशनिकोव जो है AK-47 उसको हाथ में पकड़ता हूँ या उसके साथ मुजाहिदों को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है जैसे कुछ ऊपर जो है ना कुछ आपका खुदाई नूर आपके ऊपर आ रहा है असर से। तो बड़ी इसको खुशी होती थी वो देख करके। वहाँ से फिर तकरीर करके फिर नेक्स्ट डे जा रहा था, तो इसके साथ सज्जाद अफगानी था और एक और बंदा था। तो आई थिंक ये इनकी कार ख़राब हो गई, तो उसके बाद फिर उन्होंने कोई ऑटो लिया, तो ऑटो में जा रहे थे। तो उस बीच में कोई चेक पोस्ट वगैरह पर चेकिंग हो रही थी, तो वहाँ ये पकड़े गए। तो उसमें जो हाँ, कश्मीर में तो एक बंदे ने फायर खोल दिया था, तो इसमें ये पकड़े गए। तो वो तो भाग गया था सज्जाद अफगानी, और इनको धर लिया गया, इनको अरेस्ट कर लिया एरिया। तो उसके बाद फिर जो अब ये मोटा भी था तो ये भाग सकता नहीं था, तो उसके बाद फिर काफ़ी दिनों तक तो पता ही नहीं चला इंटरव्यू। वही अरेस्ट, इसके बाद 5 साल तक वो जेल। हाँ, काफ़ी दिन तक तो पता ही नहीं चला कि ये कौन है, इसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पा रही थी क्या। और उसके बाद ये सज्जाद और ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहते थे कि भाई तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा गया, ये इधर से वो भी चलता रहा इनका काफ़ी। फिर ये वहाँ जेल में रहा, जम्मू जेल में। तो इसको वहाँ पर जो जम्मू जेल है उसका फिर आई थिंक मेरे ख्याल से तिहाड़ में भी था, फिर जम्मू जेल के अंदर था ना। तो वहाँ पर एक तरह से फिर ये मौलवी टाइप बन गया था वहाँ जो है ना से। तो ये अपना तावीज़ बांटने लगा था जेल के अंदर भी, क्या कहते थे, कुरान पर अपनी तकरीरें करता था। तो लोग इसको बड़ा एज ए स्कॉलर मानते थे, क्या कहते थे ना, तो बड़ा रिलीजियस स्कॉलर है ना। और लोग आते थे अपने कुछ छोटी प्रॉब्लम्स इससे डिस्कस करते, कभी किसी को तावीज़ दे दिया, किसी को दम फूंक दिया, ये सारी भी हरकतें वहाँ करने लगा था ये सारा, है ना।
और इसका जो इससे इंटरोगेट करने आते थे उनके साथ ये लंबे डिस्कशन करता था, काफ़ी इंटरनेशनल इश्यूज़ है उनके ऊपर ज्ञान देता था उनको। क्या जैसे आज हमारे कई सारे पुराने इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं वो बड़ी शेखी बगाड़ते हैं कि हमने ये किया वो किया क्या जैसे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब इसको इंटरोगेट करने आते थे क्या जैसे, तो इसको जितना पता था वेस्ट एशिया की जो जिहाद के जो डायनेमिक्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट डायनेमिक्स हैं, उसका 1% भी हमारे जो पुराने जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो इसको इंटरोगेट करते थे उनको आइडिया नहीं था। कारण क्या था कि हमारे इंटेलिजेंस में एक सिस्टम है, मोस्टली जो पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उनको लिया जाता है और वो आप पुलिस ऑफिसर्स का एक खास माइंडसेट होता है, उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स से उसका कोई नॉलेज हो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। और ये एक ग्लोबल टेररिस्ट था, ग्लोबल जिहादिस्ट था, तो कई दफ़े तो ऐसा होता था कि ये उनकी क्लास लगा लेता था, ठीक है ना। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। उसके बाद देखिए इसको छुड़ाने के कई प्रयास किए गए, टूरिस्ट किडनैप किए गए, वो अल फरहान वाला जो एपिसोड था, अल फरहान एक फेक नेम यूज़ किया गया था, बेसिकली वो HUM का ही फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था जैसे। फिर वो जो था आपका जिसने उमर शेख सईद क्या था ना, जो लंदन का जो साथ में छोड़ा गया। हाँ, वो जो उसने दिल्ली के अंदर नोएडा में दिल्ली में उसने कुछ फॉरेनर्स को अगवा करने की कोशिश की थी, वो भी इसको छुड़ाने के लिए थी। तो ISI इसको छुड़ाने के लगातार प्रयास किए जा रही थी क्योंकि इसकी वैल्यू उनको पता थी। इसकी वैल्यू थी, वो एक टॉप क्लास रिक्रूटर की थी। फाइनली फिर जेल ब्रेक हुआ, वहाँ पर जेल ब्रेक के अंदर जो है ये लोग भागने की सुरंग बना के भाग रहे थे, तो सज्जाद अफगानी को तो मार दिया गया, वो वहाँ से ये निकल नहीं पाया, उसमें से मोटा बहुत था, तो इसको खींच करके निकाला। तो इसको कहा वहाँ पर जो गार्ड थे उन्होंने कि भाई ये तेरे बस का नहीं है मोटे, इसको बोला कि मोटे ये तोड़ना तेरे बस का नहीं है जेल में। तो उसने कहा कि जनाब आप हमको बाइज्जत छोड़ करके आएंगे, आप देखिएगा। आई थिंक ठीक उसके 1-1.5 महीने बाद प्लेन हाईजैक हुआ था और हम वाकई में उसको बाइज्जत छोड़। इतना यकीन के कहाँ से? इसको यकीन क्योंकि इसकी वैल्यू पता, इसको पता थी कि इसकी वैल्यू क्या है ISI के लिए। ये आदमी अगर एक जलसे में खड़ा होता है बोलेगा तो ये कम से कम वहाँ पर हजारों लोगों को क्या इसीलिए पहले से ही इंटेल थी कि उसे छुड़ा लिया जाएगा? आप इंटेल तो आप देखिए ना, जब इतने बड़े बड़े प्रयास किए गए इसको छुड़वाने के लिए, फॉरेन टूरिस्ट को किडनैप किया जा रहा है, आप दिल्ली के अंदर यहाँ पर किडनैप किया जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पर इसकी ज़रूरत थी काफ़ी। और इसकी ये एक प्रॉपर जिसको कहते हैं ना इंटरनेशनल टेररिस्ट, इसकी बहुत अच्छी दोस्ती ओसामा बिन लादेन के साथ में थी। जैश-ए-मोहम्मद साउथ एशिया का रियल अलकायदा जैश-ए-मोहम्मद है। जैश-ए-मोहम्मद को स्टार्ट करने के लिए अलकायदा ने सीड फंडिंग दी थी। और जब जैश-ए-मोहम्मद का हुजी से विभाजन जब हो रहा था तो उनके बीच में जो एसेट्स का जो बंटवारा था वो ओसामा बिन लादेन ने करवाया था कराची में मदरसा बिनौरिया में। तो ISI का ये पहले से ही प्लान था कि 1999 के बाद जब कांदाहार आइजैक में इसे छुड़ाया जाएगा, यस, उसके बाद हरकतुल मुजाहिदीन का फॉर्मेशन होगा, या उसके बाद ISI का फॉर्मेशन होगा। अपनी टेररिस्ट टैक्टिक्स के अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती है। ISI जो है ना उसका एक वो बड़े एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। देखिए सबसे पहले JKLF नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था कश्मीर में, ठीक है, उसको ISI ने डिसमेंटल किया, डिस्ट्रॉय किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो प्योरली इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट उसके ऊपर चले, शरिया नैरेटिव के ऊपर चले और जिस पर उनका पूरा कंट्रोल हो। तो JKLF जो था वो मोस्टली कश्मीरी आइडेंटिटी के ऊपर चलता था ज़्यादा, ठीक है ना, तो उनको सूट नहीं करता, उनके साथ अलाइन नहीं करता था। तो उन्होंने कश्मीर के इंडिपेंडेंस की बात करते थे। मतलब इंडिपेंडेंस की बात करता था और वो उस मतलब रिलीजियस मोटिवेशन तो उनका भी था, लेकिन उस तरह से नहीं था जिस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन का था। हिजबुल मुजाहिदीन जो जमाते इस्लामी है कश्मीर में, उसका एक मिलिटेंट विंग है। तो हिजबुल मुजाहिदीन खड़ा किया इन लोगों ने ऐसे, और हिजबुल मुजाहिदीन खड़ा किया। उसके बाद फिर इनको ज़रूरत हुई कि अब सब कश्मीर में जैसे जिहाद फ्लरिश कर रही है, पहले ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इनको उम्मीद नहीं थी कि कश्मीर के अंदर जो है ना जिहाद को रिस्पांस मिलेगा, बिकॉज जनरल ज़ियाउल हक मानता था कि कश्मीरी जो हैं वो मुसलमान वहाँ के ब्राह्मण कन्वर्ट्स हैं, तो उनके बस उनमें दम नहीं है कि वो जिहाद कर सकें। जनरल ज़ियाउल हक का ये मानना था, तो उससे थोड़ी उम्मीद कम थी कि यहाँ रिस्पांस मिलेगा। लेकिन जब रिस्पांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब ठीक टाइम है कि एक जिहाद का एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो है ना बड़ा एक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। तो उन्होंने ये हरकत नेटवर्क्स वहाँ इन्फिल्ट्रेट करवाया वो कश्मीर के अंदर। फिर 96 के अंदर उनको आया था कि अब हमें और एक ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो फॉरेन ग्रुप हो और पूरा हमारे कंट्रोल में हो। तो लश्कर को जो इन्होंने स्टार्ट किया 96 में, लश्कर का करवाया। फिर उसके बाद जो इन्होंने देखा कि लश्कर तैयबा। फिर इन्होंने ये देखा कि अब कश्मीर के अंदर जैसे आपका हिजबुल मुजाहिदीन है वो मौलाना मौदूदी के जो सपोर्टर्स है उनको केटर करता है, जो लोकल वहाँ जो बरेलवी एतकादी तबके के लोग हैं उनको केटर कर देता है, लोकल सेंटिमेंट्स को केटर करता है। लश्कर जो है वो अहले हदीस या सलाफी वहाबी आइडियोलॉजी को जो मानते हैं उनको करता है। अब क्यों ना एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो देवबंदी आइडियोलॉजी को केटर करे, तो जो देवबंदी उसको सिस्टम को मानने वाले वो तो अट्रैक्ट होंगे ही, और एक ऑर्गेनाइजेशन आपके पास ऐसा भी आ जाएगा जो लश्कर के ऊपर भी चेक कर सके। अगर सपोज कभी लश्कर ज़्यादा
अपने जो कहते हैं ना सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करे, तो आपके पास जो है ना एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी है कि आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा आगे प्रमोट कर सकते हो। फिर ये पाकिस्तान के पास कि कभी लश्कर ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया तो उसको इंस्ट्रक्शन दे देते कि आप थोड़ा पीछे हट जाइए, कुछ अब नेक्स्ट अटैक्स जैश से करवाएंगे। जैश ज़्यादा उछल गया तो जैश को पीछे खींच लेंगे, लश्कर को आगे कर लिया। तो वो ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अभी भी कर रहे हैं। 370 के हटने के बाद उन्होंने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर में बनाए वो सारे के सारे उनके आप नाम देखिएगा तो द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीर पंजाल, आपका पीस फॉर, इस तरह के उनके नाम हैं। वो नाम सारे रिलीजियस नाम नहीं लगते, वो सब सेक्युलर नाम लगते हैं और उनको देख के लगता है कि सब लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट हैं सारे वही पाकिस्तान इंटेंशंस वही, बस स्ट्रेटजी बदल गई। मतलब पाकिस्तानी और ग्रुप्स ही हैं, वही फॉरेन टेररिस्ट आते हैं, लेकिन उनको देख के लगता है कि लोकल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वो पाकिस्तान इस तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो उनके दिमाग में ये चीज़ पहले से थी कि जैश को हमें एक ग्रुप जो है ना इस तरह का चाहिए। और इनफैक्ट आयशा सिद्दीका तो बताती है कि 94 में ही पाकिस्तानीज़ ने डिसाइड कर लिया था कि एक जैश नाम का ग्रुप क्रिएट करें, बिकॉज कुछ जो डॉक्यूमेंट्स मिले उसमें जैश का नाम मेंशन होता है। फाइनली जब ये छूट करके गया वहाँ पर, तालिबान इनको जब कंधार हाईजैक में वहाँ पर जब रिसीव करने आए थे, तो उसमें सारे नेगोशिएशंस को आईएसआई पीछे से गाइड कर रही थी। तालिबान वालों को तो कुछ ज़्यादा आइडिया ही था कि इनके साथ क्या नेगोशिएट करना है। आईएसआई, अच्छा, आपने किताब में ये बहुत डिटेल में लिखा है कि आईएसआई का जो हाथ था 1999 कंधार हाईजैक में, उसके बारे में हमें ज़रा बताइए। मैं बताता हूँ। तो फिर इसको पहले तो इसको वहाँ लेकर क्या है, इसको एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया, फिर ये ग्रुप रोल आउट कर दिया, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन कि आईएसआई का क्या रोल था इसके अंदर, कंधार हाईजैक के अंदर। देखिए, ये कहानी आपकी जो शुरू होती है बेसिकली नेपाल से शुरू हो रही है, ठीक है ना। तो ये लोग पहले से सारे के सारे वो आपके जो है ना किडनैपिंग्स तो हो ही रही थी सर। वहाँ पर जो अल फरहान ने फॉरेन टूरिस्ट किडनैप किए, ओमार शेख सईद ने दिल्ली में किडनैप किए थे। तो आईएसआई को कहीं ना कहीं पता था कि हमें इस आदमी की ज़रूरत है, बिकॉज ये टॉप क्लास रिक्रूटर है और मोटिवेटर है, कहते था। अब वो अटेम्प्ट्स फेल हो गए तो अब क्या किया जाए, ऐसा कि तो उसके लिए फिर इन्होंने ना नेपाल के अंदर एक इनका जो बेस है आईएसआई का अच्छा सेटअप है। नेपाल में उन दिनों आईएसआई का अच्छा सेटअप था। तो वहाँ पर जो है बेसिकली जो इन्फिल्ट्रेशन भी होता था इंडिया के अंदर, पहले मिलिटेंट्स आपके नेपाल में भेजे जाते थे टेररिस्ट, वहाँ से वो आते थे, लीगल रूट्स के थ्रू आते थे, बाय रोड भी आते थे, बाय फ्लाइट भी आते थे। जैसा मैंने बांग्लादेश का बताया, बांग्लादेश भी इनका एक बेस था जहाँ से सजाद अफगानी आया था, मसूद अजहर खुद आया था बांग्लादेश से। तो ये इनके बड़े अच्छे आईएसआई के इनके सारे के इनके वहाँ पर अच्छे बेस एस्टैब्लिश थे। तो नेपाल में इन लोगों ने, वहाँ इनका एक अरशद चीमा नाम का एक ऑफिसर हुआ करता था, तो वो सारा इसमें मेन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था और इसकी साजिश वहाँ पर रची गई। कुछ आई थिंक कनेक्ट बांग्लादेश से भी था, बिकॉज मुझे कुछ फैक्ट्स मुझे याद नहीं आ पा रहे, बट वो भी वहाँ से कुछ इनको कहता ना एक आपका ट्रेनिंग कुछ लॉजिस्टिक्स में रोल प्ले किया। फिर नेपाल में जो लड़के जो थे उनको अरशद चीमा, जो कि इनका आईएसआई का बंदा था, वो बाकायदा एयरपोर्ट तक वहाँ पर छोड़ करके आया था। और ऐसा बताते हैं कि एक डिप्लोमेटिक बैग जो था, क्या डिप्लोमेटिक बैग जो होता है उसकी चेकिंग नहीं होती है क्या, वो चेकिंग के दायरे से बाहर होता है, जैसे वो वहाँ पर उसने हैंड ओवर किया इन जो इसमें जो टेररिस्ट थे सारे के सारे उनको। अब उस बैग में क्या था ये आज तक बड़ा एक रहस्य का प्रश्न है, ठीक है। जैसे उसमें एक्सप्लोजिव्स थे या क्या था वो, लेकिन वो उसने अरशद चीमा ने हैंड ओवर किया फ्लाइट तक पूरा। हाँ, और उसको बाकायदा, और वो उसमें अंदर एंटर, ये लोग फ्लाइट में एंटर हो गए। उसके बाद तो इन्होंने हाईजैक कर ही लिया था से, और उसके बाद फिर जो है सारा, और ऐसा ने बड़ी सफाई से ये ऑपरेशन किया था। फिर अरशद चीमा को वहाँ से हटा भी दिया गया था, और बाद में तो ये चीज़ इनको यहाँ पर पता चल गई थी कि नेपाल का बेस ही बंद। हाँ, नहीं मतलब, लेकिन अब ये लोग क्या कहते हैं, देखिए इनसे आप पूछेंगे, मैंने कई सारे जो पुराने जो टेररिस्ट हैं इनके, और जो है ना जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जो है ना सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम में काम करते हैं कश्मीर के अंदर, आईएसआई के साथ वेल कनेक्टेड हैं, वो आर्ग्यू ये करते हैं कि साहब आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आईएसआई ने करवाया। क्या वो बोलते हैं, क्या आईएसआई इतनी मूर्ख थी कि एक आदमी के लिए अपना पूरा का पूरा नेपाल का बेस सेक्रीफाइस कर देगी? बिकॉज उसके बाद तो एक्सपोज हो ही गए थे ये लोग, है ना, उसके बाद तो ये लोग एक्सपोज हो गए थे। और तो अब प्रश्न, मैंने उसकी थोड़ी छानबीन की, फिर ये आया कि यस, ये आदमी इतना इंपॉर्टेंट था कि आईएसआई उसके लिए अपना बेस सेक्रीफाइस कर देगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1999 में जो कंधार हाईजैक हुआ था उसमें अगर मसूद अजहर की रिहाई नहीं होती तो जैश ए मोहम्मद की कहानी बहुत अलग हो सकती थी। बनता ही नहीं, जैश ए मोहम्मद शायद बन ही नहीं पाता। फिर आईएसआई को एक ऐसा ग्रुप चाहिए था कि वो ये देख रहे थे कि जो हरकत नेटवर्क जो है वो, चूंकि उसमें देवबंदियों का अपना एक खास बेस है पाकिस्तान के अंदर, 150 साल पुराना बेस है पाकिस्तान के अंदर। आप ये याद रखें कि वहाँ पर जो देवबंदी सेटअप जो है वो पाकिस्तान से भी पुराना है, आईएसआई से भी पुराना है, तो उनका ग्रास रूट्स पर कनेक्ट है।
उनका जो है ना, जो ग्रास रूट्स पर एक अच्छा खासा अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सपोर्ट सिस्टम है। तो जो हरकत ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो कई बार आईएसआई के कंट्रोल से बाहर भी चले जाते थे, है ना। तो ये बात आईएसआई को पसंद नहीं आती है, वो चाहते हैं कि पूरी जिहाद हमारे कंट्रोल में ही रहे। अब लश्कर जैसा जो है, लश्कर का कोई खास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मतलब वहाँ पर 4% ही आपके अहले हदीस है, तो लश्कर पूरा का पूरा आईएसआई के कंट्रोल में है। इनफैक्ट वो जो अहले हदीस के जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वो भी लश्कर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो मानते हैं कि जो जिहाद जो है वो एक इस्लामिक स्टेट ही लॉन्च कर सकता है, खलीफा ही लॉन्च कर सकता है, जिहाद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च नहीं कर सकता। तो उनके कुछ डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस हैं। तो लश्कर तो पूरा इनके कंट्रोल में है, लेकिन हरकत नेटवर्क्स इनके उसमें नहीं थे। तो इनको एक ऐसा ग्रुप चाहिए था देवबंदियों के अंदर जो पूरा इनके कंट्रोल में रहे। तो इन्होंने जैश क्रिएट किया। फिर दूसरी टेक्निक, उस ग्रुप को अपने कंट्रोल में रखने के लिए क्या किया, पूरे ग्रुप की लीडरशिप एक फैमिली को दे दी, अलवी फैमिली को। तो आप देखेंगे जैश के अंदर जो टॉप नॉच सारी की सारी पोजीशंस हैं, वो ये मसूद अजहर की फैमिली हैंडल करती है। मसूद अजहर है एक चीफ इसका, उसका भाई जो है मुफ्ती रऊफ असगर, वो सारा अभी इनका ऑपरेशंस वगैरह वो हेड करता है। जो पुलवामा का जो मास्टरमाइंड था उमर फारूक कश्मीर के अंदर, वो इसके भाई का बेटा था मसूद अजहर के। एक जो दूसरा बंदा था सैफुल्ला, जो भी इसमें पुलवामा में ही था, ऐसे कश्मीर के अंदर मारा गया, वो भी इसके भाई का बेटा था। जो कंधार हाईजैक में इन्वॉल्व थे, वो इसका इब्राहिम वगैरह, वो सब मसूद अजहर के भाई थे। तो एक फैमिली इसको पूरे सेटअप को मैनेज करती है, अलग अलग फैमिली, उसमें रिलेटिव्स वगैरह सारे। तो वो बड़ा सूट करता है ऐसा को, भाई आपको किसी चीज़ पर कंट्रोल करना है, एक तो आप नीचे वाले लोगों को स्ट्रेंथन करो, और एक दूसरा एक फैमिली के अंदर अपना एक पूरा कन्फाइन करके रख दो। तो अब अगला जो सवाल है सर, वो क्योंकि मसूद अजहर, ये ज़ाहिरी तौर पर ये बात है कि इतना बड़ा संगठन सिर्फ एक शख्स सिर्फ आइडियोलॉजी के बेसिस पे चलेगा नहीं। इसके लिए जो लड़ाकों की जो रिक्रूटमेंट है, देखिए जीने की तैयारी तो बहुत अलग चीज़ होती है, मरने के लिए कैसे तैयार किया जाता है, मतलब क्योंकि जो फिदाइन मिशंस हैं, जो सुसाइड बॉम्बिंग मिशंस हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। कैसे ये मरने के लिए तैयार कैसे कर लेते हैं लड़ाकों को? मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है आपने, है ना। मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं लेकिन ये कहूँगा कि मैंने मसूद अजहर की इसकी करीब 300 से 400 इसकी स्पीचेस जो हैं वो मैंने सुनी है। ओपन डोमेन में तो नहीं मिलती है, मगर डार्क नेट में आप किसी तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इंडिपेंडेंटली बता रहा हूँ, बिल्कुल एज ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये आदमी जब बोलता है ना, जो इसका जो एक मेस्मराइजिंग पावर है जब बोलने का, वो ठीक है, आप हम हुए, हमको एक रेबल राउजर लग सकता है, एक बदमाश लग सकता है, लेकिन जो उस सिस्टम के अंदर जो हैं, उनके लिए वो एक मसीहा से कम साउंड नहीं करता। इसकी जो स्पीचेस जो होती हैं आप सुनेंगे तो बहुत इमोशंस के साथ रोते हुए ये बात करता है, और लोगों को बड़ा प्रोवोक करता है। लोगों को कहता है कि आप जो है वहाँ पर इंग्लैंड में अपने बच्चे भेजते हैं पाकिस्तानियों को, ये कहता है कि कोई दर्जी बन रहा है वहाँ जा कर के, कोई मोची बन रहा है, क्या इसीलिए आप मुसलमान बने थे? इससे अच्छा तो आप हमारे सज्जाद अफगानी को देखिए, जो जा कर के कश्मीर में जा कर के शहीद हो गया, और फिर झूठी कहानियाँ सुनाता है। हिंदुस्तान की फ़ौज ने उनको इतने जुल्म किया, हमारे साथ जो है हम जब कश्मीर में थे तो नाखून निकाले गए, ये किया गया, सारी फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ सुनाता है, ठीक है ना। ये स्पीचेस कहाँ होती थी? पाकिस्तान में? पाकिस्तान के अंदर पीओके में जलसे होते थे इसके, पब्लिक बहुत भीड़ आती थी उसके अंदर, ठीक है। बहुत प्रोवोकेटिव ये स्पीचेस देता है, ठीक है, रोता है बीच में स्पीच देते हुए, ठीक है ना। तो वो, और फिर वो आवाज़ थोड़ा सा ये एम्पलीफाई करके, और उसको थोड़ा सा एक नेजल वो होता है ना, ट्विच दे करके, ट्वीक करके, तो उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है ना, कि कोई भी वहाँ पर खड़ा हुआ आदमी एकदम जोश में आ जाएगा। तो वहाँ से भी लोग रिक्रूट होते थे, मोटिवेट होते थे भयंकर। फिर उसमें ये बाबरी मस्जिद का डिस्क्रिप्शन करता है, और बोलेगा कि आपकी जो बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, उनके साथ कहते हैं ना ज़्यादती हो रही है, कश्मीर के अंदर फ़ौज उनके साथ जो है बलात्कार करती है, ये करती है, मारपीट करती है। ऐसे बड़े जो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स जो हैं वो निकाल करके, बाबरी मस्जिद के हुए, गुजरात के हुए, उनको यूज़ करता है। तो उससे लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं रोश में आ जाते, भड़कते थे, क्या है ना। वो इनका एक आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन का तरीका था। उसके अलावा इनका एक बहुत ही इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है लोगों को रिक्रूट करने का। पंजाब जो प्रोविंस है, वहाँ पर ग्रास रूट्स पर आपको बहुत सारे मदरसे मिलेंगे। देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, सूफी सिस्टम वहाँ पर ख़त्म हो गया है तरह से, और नीचे के लेवल पर मदरसों की भरमार है। तो लोगों के बच्चे होते हैं कई सारे। अब वो अपनी फैमिली के अंदर जो है, जो एक बच्चा जो पढ़ने में कुछ कर नहीं पाया, जिसको पढ़ा नहीं पाए, वो उसका क्या किया जाए। तो पेरेंट्स जो है, वो फैमिलीज उन बच्चों को इनको दे देती हैं कि जाके इसको लेके जाओ मदरसों को। और वो बच्चे भी वो हैं जो 5-6 साल की उम्र के अंदर, या 6-7 साल की उम्र के अंदर वहाँ चले जाते हैं। अब ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में कुछ खास कर नहीं पाए, और कोई इल्म है नहीं, जब वो मौलवी बन जाता है तो वो सोसाइटी का बड़ा लीडर बन जाता है,
उसके लिए एक स्टेटस आ जाता है कि साहब ये जो इस्लाम सीख रहा है वहाँ पर जाके मदरसे के अंदर मौलवी बन गया है, तो उसको वो लेजिटिमेसी वहाँ से मिल जाती है, सोसाइटी के अंदर एक आइडेंटिटी मिल जाती है, वो बच्चे वहाँ पर जाते हैं। अब उन मदरसों के अंदर बहुत ही एक वो कहता है ना, एक रिग्रेशन के और बैकवर्डनेस के अड्डे हैं जिसको कहा जाए। आपका 1400-1500 साल पुराना करिकुलम एक्सट्रीमिज्म से भरा हुआ, बिल्कुल कट्टरवाद से भरा हुआ पूरा, कि आप ये कपड़ा पहनिए, वो करिए, वो उनको पढ़ाते हैं। कोई मॉडर्न एजुकेशन तालीम से उनको बिल्कुल दूर रखा जाता है। फिर वहाँ पर उन मदरसों में कई सारी और भी गलत हरकतें होती हैं, फिजिकल एब्यूज़ भी होता है बच्चों का से, और उसको मतलब एक ऐसा हार्डकोर इंडोक्ट्रिनेशन है, उसको इनको सिखाया जाता है, ठीक है। उन मदरसों से जब ये निकलते हैं, आप सोचिए, आप 7-8 साल 10 साल ऐसी जगहों पर गुजारेंगे वही सुनते पढ़ते, तो आपका दिमाग क्या होगा, ठीक है। जब वहाँ से निकलते हैं ये लोग, तो उसमें से फिर ये लोग आगे जाते हैं पेशावर और जो एरिया है सारा मानशेरा वगैरह, वहाँ पर इनके जैश के प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप्स हैं। वहाँ जाकर के ये फिजिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग करते हैं। वो बड़ी टफ ट्रेनिंग है इनकी, जो मैंने डिस्कशन में लिखा है, मेरी किताब के अंदर मैंने लिखा है। सुबह 3 बजे से इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, उसके बाद फिजिकल वर्जिश होगा, एक्सरसाइज वगैरह, जिसके अंदर काफ़ी ऑलमोस्ट आप मान के चलिए जो पैरा कमांडोज वगैरह जो होते हैं उस लेवल की ट्रेनिंग करवाते, काफ़ी टफ ट्रेनिंग है इन लोगों की, है ना, वो करवाते हैं। उसके बाद उसमें वेपन्स ट्रेनिंग भी काफ़ी आती है। इनफैक्ट जो 80s के जो मुजाहिद थे इनके, वो तो आपका मतलब टैंक वैंक भी हैंडल कर लेते थे, बिकॉज वो सोवियत्स के साथ जो लड़ते थे उसमें वो पीका गन सारी की सारी LMG वो सब हैंडल कर लेते थे ये लोग, मोटार फायर करना ये सब। सज्जाद अफगानी उस तरह का ट्रेन था, और उस ट्रेनिंग के लेवल्स ही अलग थे, मतलब, है ना। तो वो ट्रेनिंग वहाँ पर इनकी होती है, और उसके बाद फिर ट्रेनिंग के बाद इनको कश्मीर में लॉन्च करते हैं। अब ज़िंदगी भर ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने पूरा का पूरा सिर्फ जिहाद की बातें सुनी, कभी किसी लड़की के साथ कोई एक्सपोजर हुआ नहीं, है ना। और इनको वही बताया गया कि शिया ऐसे होते हैं, शिया को मारो, अहमदिया को मारो, हिंदुओं को मारो, सारा का सारा वही इनका एक्सपोजर हुआ। अब वहाँ पर जब ये कश्मीर में आते हैं, फिर उसमें भी जो है इनको पूरा मरने के लिए तैयार किया जाता है कि आपको जन्नत मिलेगी, आपका ये सवाब होगा। वो दिमाग में वो बातें बिठा दी जाती है, मतलब जो कहते हैं कि भाई यहाँ तो ज़िंदगी कुछ है ही नहीं, और आपकी मौत तो क्या है, मतलब चुटकी भर का खेल है, क्या चंद सेकंड में चली जाएगी। लेकिन जब कोई मर जाता है जिहादी, ऐसी कहानियाँ सुनाता था ये मसूद अज़हर अपने लेक्चर के अंदर की, वहाँ से जब वो गाजी लड़ रहा था, जो मुजाहिदीन लड़ रहा था, तो हिंदुस्तानी फ़ौज को वो नज़र ही नहीं आया। उसके अंदर ऐसी गैबी ताकत आ गई, ऐसी रूहानी ताकत आ गई कि वो नज़र ही नहीं आया। जब वो मरा तो उसकी जो है जो लाश, जो डेड बॉडी थी, उसमें से गुलाब की खुशबू आ रही थी। फरिश्ते वहाँ पर आए थे, वहाँ पर फूल चढ़ाने के लिए। ऐसी कहानियाँ ही सुनाता है, और ये लोग बड़ा यकीन करते हैं उस चीज़ के ऊपर। लेकिन इन मुजाहिदीनों में कुछ तो ऐसे भी तो थे जो एजुकेटेड थे, तो उस एजुकेशन का कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? वो मैं आता हूँ उस चीज़ के ऊपर। ये कहानियाँ उस तरह की उनको सुनाते, फिर ये कश्मीर में आते थे, अब वहाँ पर ये लड़ते थे, ठीक है ना। इसमें से कई सारे लोग फिर डिस्करेज भी होते थे जब ये कश्मीर में देखते थे कि यहाँ पर तो जो है, हम तो सोचते थे कि रेप हो रहा है, ये हो रहा है सर से। तो मैं ऐसे कई सारे इनके मिलिटेंट से मिला, तो वो एक बंदा मुझे बता रहा था कि साहब हम वहाँ पर पहुँचे, हमने देखा, दूर से देख रहे थे कि कुछ कश्मीरी लड़कियाँ जा रही थी और फ़ौज आ रही थी। तो क्या कि मैंने तो अपनी गन कॉक कर ली कि बस अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये फ़ौज इनका रेप करेगी, ये करेगी ऐसे। लेकिन वहाँ पर जा करके देखा तो फ़ौज उनको पानी दे रही थी, उनको जो है सर से कुछ खाने का सामान दिया, बात कर रही थी। तो तब जो है वो एक 180 डिग्री टर्न मेरे दिमाग में हुआ कि ये हमको क्या सिखाया गया था। उसके दिमाग में कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया। फिर जो है ये हाइट्स पर रहते हैं कश्मीर में, जब इनको छुपना होता है विंटर्स वगैरह के अंदर सर जा करके ना, मतलब आपका जो समर्स में, तो क्योंकि वहाँ पर पकड़ नहीं पाए, तो वहाँ पर इनको कश्मीरी खाना देने आता है। तो ये देखते थे कि जो कश्मीरी लोग जो हैं वो तो अपने घर में वाजवान, गुश्ताबा, शानदार जो है आलीशान रईसी खाना खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हम जो है इनके लिए जिहाद कर रहे हैं वहाँ पहाड़ पर बैठे हुए इतनी ठंड के अंदर, जहाँ न रहने की सहूलियत है, खाना हमारा इस तरह का। तो ये तो बहुत गलत बात। और ये यहाँ पर जो कश्मीरी लोग हैं वो तो सब तरह की एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, जना भी कर रहे हैं, औरतबाजी भी कर रहे हैं, और हम इनके लिए यहाँ पर जिहाद कर रहे हैं। तो फिर वो कई बार क्वेश्चन करना भी शुरू करते थे। तो ऐसा कुछ हुआ कुछ केसेस के अंदर। इनमें से कई सारे मिलिटेंट्स यहाँ पर आके लड़कियों के चक्कर में भी पड़ गए कश्मीर के अंदर, क्योंकि ये लोग वो थे ना जिन्होंने बचपन से लड़की देखी ही नहीं। कुछ तो ऐसे भी थे, एक बंदे उसने अपने इंटरोगेशन नहीं बताया, तो मैंने उससे पूछा भी था, मैंने कहा कि भाई तुमने क्यों उठाया ये हथियार। वो बोला कि साहब हमने संजय दत्त की हथियार पिक्चर देखी थी, उसके बाद जो है एकदम हथियार उठाने का दिल कर गया, तो मैं उस रिवॉल्वर गन्स वगैरह से बड़ा इंस्पायर हुआ, हथियार उठा लिया। तो इस तरह के भी लोग होते थे। फॉर्मर मेंबर था, हाँ, जैश का ना। अच्छा, तो ये जो फॉर्मर मेंबर से आपकी जो मुलाकातें हैं, जो कई मुलाकातें आपने लिखी हुई हैं, ये कैसी रही, इनके बारे में कुछ मैं बताता हूँ ना। तो सबसे पहले तो मैं अपना वो फिनिश कर रहा था, तो ये सब इनका चल रहा था। फिर लास्ट पार्ट सुसाइड बॉम्बिंग के लिए इनका रेडिकलाइजेशन और रिक्रूटमेंट।
वो जब ये करते हैं उसके अंदर बंदे को ये आइसोलेट करते हैं, ठीक है सर है ना। तो इनका जो ट्रेनिंग कैंप भी जैसे जो मानशेरा वगैरह में जो है वहाँ पर जो नॉर्मल फाइटर्स हैं वो अलग सेक्शन है, और जो सुसाइड बॉम्बिंग के उनका एक डेडिकेटेड सेक्शन अलग है। वहाँ पर आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो 6-7 महीने तक जो बंदा मरने जा रहा है उसको अपने परिवार से, दोस्तों से, बच्चे से बिल्कुल अलग करके, ताकि किसी किस्म का इमोशनल वो उसमें ना फंसे वो, उसको 24 घंटे इसकी स्पीचेस सुनाई जाती है मसूद अजहर की, और भी जिहाद की लिटरेचर पढ़ाया जाता है, डॉक्ट्रिन पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है। तो वो फिर पूरा तरह के एक तरह से जो कहता है ना कि एक रोबोट ही बन जाता है वो। इस जो आपका जो था कमांडो जो दर जो था जिसने पुलवामा किया था, उसको भी उमर फारूक ने इसी तरीके से इंडोक्ट्रिनेट किया था। तो फिर वो अपने आप को, और फिर जब जाते हैं तो ये ड्रग्स लेकर के भी जाते हैं। जब मरने जाते हैं इस तरह से, तो वो इन्होंने कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ कर ले रखा होता है, तो उससे इनको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। ये था। अब आपने कहा कि जो फॉर्मर इनके मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात है कैसे। देखिए, इनके जो फॉर्मर मेंबर्स जो हैं वो डाइवर्स प्रोफाइल के लोग हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया जो मदरसा क्राउड जो है कश्मीर आपका पाकिस्तान का, इस तरह से वो आता है, ठीक है। फिर उस तरह से वजीरिस्तान, फाटा वगैरह वहाँ के भी लोग हैं, वो भी इस तरह की आपका जो ट्राइबल बैकग्राउंड के लोग हैं वो आता है, ठीक है। फिर इसमें कई सारे जो कश्मीरी लोकल लड़के भी ज्वाइन करते हैं इधर से ना, जैश ए मोहम्मद को कश्मीर से भी लोकल लड़के काफ़ी ज्वाइन करते हैं इधर से ना। लेकिन वो लोकल लड़के ये लोग चाहते हैं कि ज्वाइन कर रहे हैं इधर से, लेकिन उनको जो ये बहुत चीज़ जैश से ही शुरू हुई है, पहले से ही? नहीं, पहले से भी थी। कोई भी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तब तक सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक उसका स्ट्रॉन्ग लोकल बेस नहीं है, ठीक है ना। तो लोकल लड़के भी इनको ज्वाइन करते हैं ऐसे, लेकिन उनको कभी ये बहुत लीडरशिप पोजीशन में नहीं रखते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे ना। तो और उसके अलावा फिर जैश के कुछ कैडर जैसे कि उमर शेख सईद, वो तो बहुत हाईली लिटरेट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ एजुकेटेड आदमी था, सेकंड जनरेशन आपका, जो कांधार हाईजैक छूटा था, यूके में रहा था। तो उस तरह के लोग हैं। अब तो वो अलग अलग मोटिवेशन होते हैं। बाकी जो मैं इनके कैडर से मिला, देखिए थोड़े से इंडोक्ट्रिनेटेड ज़्यादा होते हैं ना, बिकॉज लश्कर जो है वो क्या है, आईएसआई का एक स्ट्रेटेजिक टूल है पूरा का पूरा। तो आप लश्कर के कैडर्स में आपको मिलेगा वो थोड़ा सा इस्लामिक ड्रेसअप उनका ज़्यादा रहेगा, वो बड़े कहते हैं ना चोगे और पूरा दाढ़ी वाड़ी, और वो आपका जो कहते हैं ना बड़ी बड़ी पजेरो टाइप की गाड़ियों में घूमेंगे, लैंड रोवर्स और उस तरह की, उसमें वो उस थोड़ा स्टाइल में ज़्यादा रहते हैं, वो गैजेट्स वैजेट्स से उनकी तरह। और आईएसआई का उन पर फर्म कंट्रोल है, इसलिए लश्कर के लिए कहा जाता है सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म। जैश जो है वो थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का, क्लासिक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दिखावे में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं ना पुराना जो स्टाइल जो होता है ऐसा से क्लासिक उस तरह का, वो आपको मिलेंगे इनके अंदर। इनके लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक ड्रेसअप वेसअप भी नहीं करते, नॉर्मल जीन्स वगैरह पहन लिया, शर्ट पहन लिया, दाढ़ी भी कई बार नहीं रखेंगे। और इनके अंदर जो लोग जो आते थे कई सारे पाकिस्तान से, वो उसमें जो है ना कराची साइड के और वहाँ के भी लोग होते थे, तो उनका एक्सेंट वो बेसिकली यूपी बिहार से जैसे लोग होते हैं हमारे, उनकी तरह दिखते थे। क्योंकि जो कई सारे वहाँ पर लोग माइग्रेट किए थे ना, पाकिस्तान मतलब बना था जब से, उनमें से भी लोग आते थे, तो उनके जैसे दिखते थे, बात भी वैसे कर लेते थे। जैसे मुन्ना बिहारी इनका एक टेररिस्ट था, आप उनको देखेंगे तो वो जैश का था लड़का, कश्मीर में पतला दुबला सा लड़का, बिल्कुल पतला दुबला, आपको लगेगा जैसे कोई बिहार से कोई माइग्रेंट लेबरर आया क्या है ना। बट लीथल जबरदस्त फिदाइन अटैकर जो है से, अगर वो अपना वेपन निकालेगा तो हेडशॉट लेगा। उसका जो कॉम्बैट हैंडलिंग जो थी आपका अनआर्म्ड कॉम्बैट के अंदर और आर्म्ड कॉम्बैट के अंदर ज़बरदस्त जो है सर, अगर चाकू चलाएगा तो ऐसे चलाएगा कि एक बार मतलब कभी फेल नहीं होंगे ये लोग। उस तरह का मुन्ना बिहारी का कैरेक्टर था, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं इनके, ठीक है। तो फिर जो है अब थोड़े इंडोक्ट्रिनेटेड ज़्यादा होते हैं इनके कैडर से, जो इनसे जब इंटेरोगेशन भी होता है तो इनको थोड़ा आप रिलीजियस ग्राउंड्स पर आप बात करते हैं तब ये थोड़े टूटते हैं। जैसे मैं कई सारे जो पुलिस ऑफिशियल्स जो थे जिन्होंने इनको इंटेरोगेट किया, उनसे मेरी बात होती रही, तो वो बता रहे थे कि एक इनका पकड़ा गया पाकिस्तानी लड़का था, तो उससे बात करते रहे, तो वो तब तक कुछ नहीं बोला। फिर जब अफसर ने इस्लामिक ग्राउंड पर उसको कहा कि यार तुम कैसे मुसलमान हो, तुम तो शराब पीते हो, सॉरी तुम तो सिगरेट पीते हो, और तुम तो जो है ये लड़की से ही बात करते हो। पहले तुम वहाँ पर, उसका कुछ बैकग्राउंड ये था कि वो कुछ जुआ हुआ खेलता था, उसमें कुछ बैंकरप्ट हो गया था, वो कुछ तो घर से भाग गया था, उससे ज्वाइन कर लिया। लेकिन तुम्हारा बैकग्राउंड तो सारा ये एंटी इस्लामिक रहा, यहाँ पर आके अपने आप को बड़ा मौलवी बताते हुए, तब फिर वो ब्रेक डाउन हो गया वहाँ पर जो है सर से, वो अपना एकदम रोने लगा। और ये तो इनका वो इंडोक्ट्रिनेशन थोड़ा एलिमेंट ज़्यादा होता है इन लोगों का, जैसे ना ये। और बाकी तो अब जैसे जो अनपढ़ जो है, जो मदरसे से टिपिकल क्राउड आ रहा है, उसका तो आप मान लीजिए वो बिल्कुल ही उसको इसके दिमाग में पूरा का पूरा जहर भर दिया गया है शियाओं के अगेंस्ट और उसके अगेंस्ट। तो उस तरह के कैरेक्टर्स हैं, जैसे बाकी आते मरने के लिए ही हैं। अच्छा, आपने एलईटी की बात की, लश्कर तैयबा की, कि उनको बोला जाता है सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म। आप उनके लिए सेमी ऑफिशियल टेरर ग्रुप का आपने आप फ्रेज इस्तेमाल किया अपनी किताब में। इन दोनों में क्या फ़र्क है, और क्या इन दोनों में कभी पावर स्ट्रगल नहीं रहा, इन दोनों में कभी तनाव नहीं रहे?
देखिए लश्कर के लिए मैं ये कहूँगा कि लश्कर पूरी तरह से फर्मली आईएसआई के कंट्रोल में है, तो आईएसआई ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है लश्कर के साथ। और जो मेन लेकिन जैश को बनाने का पूरा मकसद ही यही था कि वो पूरे कंट्रोल में रहे। हाँ, कंट्रोल में तो रहता है, जैश भी इनके कंट्रोल में रहता है, मैं दोनों पर बताता हूँ। तो लश्कर वाले जो हैं वो जैसे अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के साथ भी लड़ा के लश्कर के भी लड़ रहे थे, जैश के भी लड़ रहे थे, तो लश्कर का जो एक इंटीग्रेशन जो है ना पाक आर्मी और इंटेलिजेंस के साथ, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है, ये कहा जा सकता है ना। जैसे जो आपका 2008 का जो अटैक था 26 आपका जो मुंबई वाला जैसे ना, वो लश्कर ने एग्जीक्यूट किया था। उसमें कई सारे जो लश्कर के कैडर्स थे, उनके ग्लोबल ऑपरेशंस ना, जिसमें वो हेडली वगैरह थे, पाकिस्तान आर्मी के जो डायरेक्टरेट एस के मेजर वगैरह, मेजर इकबाल, मेजर अली, ये लोग हैंडल कर रहे थे। तो लश्कर थोड़ा सा ज़्यादा इंटीग्रेटेड है पाकिस्तान आर्मी के साथ में। बाकी मैंने आपको डिफरेंसेस बताया कि वो थोड़ा सा एक जैसे कह सकते हैं कश्मीर के अंदर अगर एक भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर ज्वाइन करना है तो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम हो, तो ज्वाइनिंग लश्कर इज़ वेरी कूल। मतलब इनके लड़कों से आप बात करें, जो मैंने इनसे बात की है, तो इनसे पूछता हूँ कि भाई क्या आप लोग क्या वो करते हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे ही दिल्ली में है सपोज, ठीक है, किसी का सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन हुआ, किसी का हंसराज कॉलेज में एडमिशन हुआ, किसी का हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो लश्कर ज्वाइन करना इज़ लाइक ज्वाइनिंग सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ठीक है, इस तरीके से। तो वो है, तो थोड़ा सा उसका एक ग्लैमर वैल्यू ज़्यादा है उसका, ठीक है। जैश बड़े क्लासिक स्टाइल में चलता है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली उस तरह से करते भी नहीं है। ये साल में 1-2 बड़े ऑपरेशंस करेंगे, लेकिन वो ऐसे लीथल होंगे कि प्रॉपर डैमेज करने वाले होंगे, कहते थे ना, ज़बरदस्त तरीके से ना। और एकदम से ये बिल्कुल बाकी साइलेंट चले जाएंगे। जैसे इनके लड़के आपको मिलेंगे, इनके जो ऑपरेटिव्स हैं, कोई पंक्चर की दुकान खोल करके बैठा है, कोई साइकिल ठीक कर रहा है, सब सर्वेलेंस कर रहा है, वॉच कर रहा है, इस तरीके से इनके होते हैं। तो ये डिफरेंस है। फिर कई बार जैश आईएसआई के थोड़ा सा उससे बाहर भी चला जाता है कि जैसा है ना, मसूद अजहर ने कहा था कि हमारा जो स्ट्रगल है, आईएसआई के लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनके लिए जियो स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन हमारा तो प्योरली रिलीजियस स्ट्रगल है, प्योरली रिलीजियस। जब मुशर्रफ ने जो अमेरिकन इन्वेजन हुआ 2001 में अफगानिस्तान में, उसके बाद यू टर्न लेकर के अमेरिकन को सपोर्ट किया अलकायदा को हंट करने के लिए, तो मुशर्रफ ने बहुत इसके खिलाफ बोला था और मुशर्रफ बड़ा इसके अगेंस्ट बयान देने लगा था। बिल क्लिंटन की जब विजिट हुई थी तो उसको नज़रबंद कर दिया गया था। जैसे हमारे यहाँ पर सीनियर लोग बड़े कॉल करते थे पाकिस्तान में, ये मुशर्रफ कहाँ है, सॉरी अब आपका मसूद अजहर कहाँ है, वो कहते थे कि साहब हम भी ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं उसको। फिर कुछ टाइम ये नज़रबंद भी रहा, और इसका परवेज़ मुशर्रफ को जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए थे 3-4, उसमें इसका नाम भी आया था। तो फिर तब बड़ी मसूद अजहर का, तो तब बड़ी खटपट रही इनके बीच में। फाइनली फिर जो है इनके बीच में वापस एक म्यूचुअल अरेंजमेंट हो गया, है ना। तब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्प्लिट भी हो गई थी जैश के ना सर से, वो एक खुद्दाम उल इस्लाम करके और एक अल फुरकान करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। और कुछ समय तक ये उनके कहते हैं ना उनकी कृपा से थोड़े महरूम हो गए थे। लेकिन फिर अशफाक परवेज़ कयानी जब आए तो उन्होंने वापस इनको एक्टिवेट करना शुरू किया इधर से, और फिर 2010-11 तक तो जैश वापस फुल फॉर्म में आ गया था, और जैश को वापस सपोर्ट करना शुरू किया आईएसआई ने। इनके एसेट्स बनवा दिए, बहावलपुर के अंदर इनका एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बड़ा सपोर्ट किया इनको। तो इस तरीके से हाँ, लेकिन ये है कि अगर मुझे आप पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि जैश रिलीजियसली मोटिवेटेड और ज़्यादा आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है बजाय लश्कर के। मतलब कल को अगर आईएसआई, पाकिस्तान, ये सब भी अगर वीक हो गए या वो हो गए, तो जैश और ये जो देवबंदी एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क है ये चलेगा। इनका एक ग्लोबल पैन इस्लामिस्ट नज़रिया है इन लोगों का। ये मतलब जो है ना, जैसे आईएसआई जो है कई बार चाहेगी कि अलकायदा या आईसिस यहाँ पर जो है ना उतने पावरफुल नहीं हो, मतलब उनके कंट्रोल से बाहर ना निकले, तो लश्कर उनके उसमें सूट करता है। जैश जो है आईएसआई, आपका जो अलकायदा, तालिबान, उनके साथ भी अपना एक पैरेलल इंडिपेंडेंट नेटवर्क भी चला लेगा हक्कानी इसके साथ में। और ये जैसे अभी मसूद अजहर जो है, जब तालिबान की वापसी हुई तो वो अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी एक्टिव था। इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट एक इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें तो ये तक आया है कि जो इजराइल में जो अटैक हुए थे अक्टूबर 7 के, जो हमास के, उसका जो फाइनल फतवा निकाला गया सैंक्शन करने का, उसके अंदर रिलीजियस अथॉरिटी साइनिंग जो लोग थे 5-7 लोग, उसमें मसूद अजहर ने भी हस्ताक्षर किए थे, उस मीटिंग में मौजूद था। अच्छा हाँ। अच्छा, जैश मोहम्मद का जो ताल्लुक आप अलकायदा और तालिबान से बता रहे हैं, इन ताल्लुक से उसे कितना फ़ायदा मिला, अपने इतनी जो कारगुजारी हैं उसको असरअंदाज करने में कितना उसको फ़ायदा मिला? तालिबान, देखिए ये इसका एक पैन इस्लामिस्ट ग्लोबल विजन है इसका ना। शुरुआत में जब जैश बना था तो अलकायदा ने उसकी सीड फंडिंग की थी, ठीक है।
तो इनका जो है ना अलकायदा के साथ एक पुराना रिलेशनशिप है इनका से। और वो जो उमार शेख सईद जो है से जो जिसके साथ छोड़ा गया था, वो जैश के साथ काम करता रहा था, डैनियल पर्ल को मारा था, वो अलकायदा के साथ काफ़ी एक्टिव था। इनफैक्ट उसके लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो ISI का मोल था अलकायदा के अंदर। ISI का अपना आदमी था जो अलकायदा में था से। और वो एक जो खालिद मोहम्मद शेख या अता मोहम्मद जिसने सितंबर 11 किया था, उसको कुछ पैसे जो डिलीवर हुए थे क्या ना, वो आई थिंक $3 लाख वो उमार शेख सईद ने करवाए थे। तो उमार शेख सईद जो है ना, वो एक तरह से जैश के साथ बड़ा एक्टिवली था, और बिकॉज ऑफ जैश कनेक्शंस वो अलकायदा के अंदर बड़ा स्ट्रांगली उसकी वहाँ पर जगह थी, और ISI ने उसको अपना वहाँ मोल बना रखा था। इन लोगों के हैंडलर हुआ करते थे एक ब्रिगेडियर एजाज शाह पाकिस्तान के ना, वो बाद में होम सेक्रेटरी भी रहे पंजाब के से ना, और वो सॉरी IB पंजाब की जो IB है उसके चीफ भी थे ना, और वो बड़े पुराने इनके हैंडलर थे ब्रिगेडियर एजाज शाह। परवेज़ मुशर्रफ की बड़े क्लोज थे, परवेज़ मुशर्रफ ने भी उनको पाकिस्तान IB का चीफ बनाया से। तो इसको लिखा है कि ये कांदार हाईजैक को मॉनिटर भी कर रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए जो मतलब जैश को फ़ायदा काफ़ी हुआ, देखिए पैसे से भी फ़ायदा हुआ बिकॉज ऑफ अलकायदा कनेक्शंस, ग्लोबल इस्लामिस्ट इनका एक जो नेटवर्क है उसमें इनको जो है ना अलकायदा वगैरह इनके साथ जो लिंकेजेस हैं वो तो डेफिनेटली इनको फ़ायदा, उसका तो बेनिफिट है ही इनको ना। और आज अगर अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS जो है, जो भारत में फैलने की कोशिश कर रहा है पूरा का पूरा कर रहा है, तो उसमें जैश इनको फैसिलिटेट करेगा बिकॉज जैश के साथ इनके पुराने कनेक्शंस हैं। और देखिए जैश एक देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है, जैश के स्लीपर सेल्स पूरे भारत में जगह जगह मतलब हैं भी, और वो बड़ा उसके लिए सहूलियत है बिकॉज उसका एक लोकल सपोर्ट बेस्ड सिस्टम क्रिएट कर सकता है। तो AQIS का जो भारत में जो विस्तार जो हो रहा है उसके अंदर जैश एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। सर अब जो है इतना बड़ा जो नेटवर्क है, इतना बड़ा लड़ाकों का जो नेटवर्क है, और ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है और हथियार, इन सारी चीज़ों के लिए फंडिंग कहाँ से आती है? फंडिंग के बारे में बात करते हैं। फंडिंग मल्टीपल सोर्सेज है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी कि जैसे ये जो तो बाहर से फंडिंग इकट्ठी करता था, अपना जो अफ्रीका वगैरह जो सारे इसके टूर से वहाँ से पैसा इकट्ठा करता था। फिर जो है इनका पैसा, इनका जो मदरसा नेटवर्क है वहाँ से आता था, पाकिस्तान ISI से भी इनको पैसा आता है, उस समय तो CIA भी इनको देती थी, ठीक है जैसे। और फिर अब देखिए है ना, एक टेरर फंडिंग का जो है ना, ये एक और अपने आप में एक पूरी विज्ञान है। मेरी इसके ऊपर एक किताब है सेपरेटली, टेरर फंडिंग इन कश्मीर, जिसको राउटलेज ने पब्लिश किया है ना, और उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि आपकी ISI और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर में कैसे पैसा रेज करते हैं, ठीक है। तो अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली में बताऊँगा आपको। ये इनके मल्टीपल सोर्सेज हैं। कश्मीर में ये लोग पैसा जो रेज करते हैं, आपका उसमें LOC ट्रेड के थ्रू पैसा आता था, ठीक है। इसमें आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड जो होती थी, ओवर इन्वॉइसिंग, अंडर इन्वॉइसिंग, फिर MBBS और इंजीनियरिंग की जो सीट्स जो थी उसके थ्रू भी ये पैसा जनरेट करते थे। जैसे कश्मीर के अंदर कोई टेररिस्ट मर जाते थे तो उनके नाते रिश्तेदारों को पाकिस्तान के अंदर आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन देने का ये सिलसिला शुरू किया इन्होंने। अब वो धीरे धीरे पूरा इन्होंने सिर्फ रिश्तेदारों ने सभी के ऊपर, सबके लिए ओपन कर दिया। तो जो भी लोग जाते थे, ये हुर्रियत इन सबको नंबर्स दे रखे थे, जो बड़े वहाँ सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनको, कि भाई आपकी चिट्ठी के ऊपर हम इतने लोगों का दाखिला करेंगे पाकिस्तान में, आपकी चिट्ठी के ऊपर इतने लोगों का करेंगे। सपोज गिलानी था तो गिलानी के लेटर के ऊपर हम 30 एडमिशन देंगे, आपका यासीन मलिक के लेटर के ऊपर हम 20 एडमिशन देंगे। और वो चिट्ठी जाती थी तो यहाँ पाक हाई कमीशन से वीज़ा मिल जाता था उनको। अब उसमें ये डोनेशन लेते थे, वो रेंज कर सकती है 8 लाख से लेकर के 20-25 लाख के बीच में, जैसी जिसकी कैपेसिटी। वो पैसा यहाँ रह जाता था, ये लोग पाकिस्तान जाते थे, वहाँ इनका ख्याल ISI रखती थी। और उसके बाद वो लड़के जब यहाँ पर आते थे तो उनको एज ए कुरियर भी यूज़ करती थी ISI। कईयों को उनमें मिलिटेंट की उनको ट्रेनिंग भी दी गई हथियार की चलाने की 20-25 दिन की। तो बाद में जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स हमें कश्मीर में नजर आए वो उन लोगों में से थे। और जो यहाँ जो पैसा रह जाता था, आप सोचिए अगर साल के अगर 500-700 लड़के भी ये भेज रहे हैं तो डोनेशन से आपने कितना पैसा इकट्ठा किया। और वो सारा मैंने अपनी जो मेरी पिछली किताब है टेरर फाइनेंसिंग इन कश्मीर, उसमें डिटेल में बताया। वो पैसा इन टेररिस्ट ग्रुप्स में बढ़ता था। फिर ऐसे ही हज टूर्स एंड ट्रेवल्स के थ्रू ये पैसा जनरेट करते थे। यहाँ से वो जत्थे जाते थे सऊदी में, उनसे पैसा लेते थे पर पर्सन 3 लाख 4 लाख जो भी है, और वो वहाँ जाते थे, वहाँ ख्याल उनका ISI रखती थी, होटल्स भी उनके होते थे और कमीशन एजेंट भी उनके होते थे। यहाँ पैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बढ़ जाता था। कुछ कमीशन ये लीडर्स रखते थे सेपरेटिस्ट, और कुछ कमीशन जो एजेंसी है वो रखती थी। और फिर वहाँ से जब जत्थे वापस आते थे तो उनको भी ये एक आदमी को जितना परमिसिबल गोल्ड है या कैश है उसके साथ भेजते थे, वो पैसा यहाँ बचता था। फिर जैश का एक और यूनिक तरीका था पैसा रेज करने का। इनके कई सारे रिश्तेदार थे गल्फ में, इनके कई सारे लोग थे। अब सपोज आप कश्मीर में सपोज रह रहे हैं, ठीक है,
एक आदमी अपने रिश्तेदार को महीने का $1000 $500 भेजता है तो उसको कौन चेक करने वाला है? वो इन्होंने पूरा नेटवर्क बनाया, वो पैसा यहाँ पर आता था, उनसे जो है ये एक कमीशन सर्टेन दे करके उनको बाकी अपना रख लेते थे। फिर अब पाकिस्तान आईएसआई ने तो अफगानिस्तान से भी बहुत पैसा रेज किया। जब अमेरिकन वहाँ पर थे, ये तालिबान को फंड करते रहे, ओपीएम प्रोडक्शन काफ़ी करवाया। वो ओपीएम ये जो है सारा का सारा उधर जाता था, अमेरिका में स्मगल होता था और बेचते थे, उससे आईएसआई पैसा जनरेट करती थी। इनके जो ड्रग कार्टेल्स थे वहाँ पर, लैटिन अमेरिका, कोलंबियन, मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स, उनके साथ इनके तार जुड़े हुए थे, उनको ये बेचते थे। पहले तो कोकेन, हेरोइन ये सब बेचते थे, उसके बाद क्रिस्टल मैथ भी बेचने लगे। वो सारा यूरोप, अमेरिका जाता था, वहाँ से जो पैसा आता था वो भी आईएसआई के पास आता था, और उसके बाद ये लोग अपना इनको फंड करते थे। फिर और तरीके इनके पाकिस्तान में पैसा रेज करने के, एक्सटॉर्शन भी करते हैं, आपका जो है किडनैपिंग्स भी करते हैं, और फिर जो है जो जिस ईद के दिन जितने जो जानवर कटते हैं बकरे, उनकी जो खालें जो होती हैं उसको भी लार्ज स्केल पर बेचते हैं। उससे जो पैसा आता है वो मिलियंस ऑफ डॉलर का कलेक्शन है, वो भी इनमें बढ़ता था। तो ये इनके कई सारे तरीके हैं पैसा रेज करने के। सर अब बस एक आखिरी सवाल, जिस वक्त पे 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा अटैक हुआ था, उस दिन आप JNK के गवर्नर के आप सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उस शाम के बारे में हमें बताइए। देखिए, कश्मीर के अंदर मेरा काफ़ी रहना हुआ। उन दिनों जो गवर्नर थे उनको मैं कई सारे मसलों के ऊपर उनसे मैं मिलता रहता था और उनसे मैं चर्चा करता रहता था, सिक्योरिटी और इन इश्यूज़ के ऊपर। जैसे और भी स्टेट के कई सारे लोगों के साथ में एज ए रिसर्चर मैं उनसे बात करता था। तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब दिल दहला देने वाली घटना थी, क्या कहते हैं, बिकॉज देखिए ऐसा लग तो रहा था कि कुछ होम ग्रोन सुसाइड बॉम्बिंग होने वाली है। मेरी जो फर्स्ट बुक है रेडिकलाइजेशन इन इंडिया एंड एक्सप्लोरेशन, जिसकी रिसर्च मैंने कश्मीर के अंदर 2017-18 में की थी, उसके अंदर मैं उस रिसर्च के दौरान मैं कई सारे लोकल लड़कों से मिलता था, फॉर्मर टेररिस्ट वगैरह, उनसे ही मिलता था। उनसे बात करके मुझे लग गया था कि यहाँ पर जो है ना कुछ, अब जो नेक्स्ट यहाँ पर अटैक होगा, सुसाइड अटैक, उसमें लोकल कश्मीरी लड़के वॉलंटियर करेंगे। और ये बात मैंने अपनी किताब में लिखी है। जब मैं वहाँ से रिसर्च करके आया था, वो रिसर्च बेसिकली विवेकानंद फाउंडेशन के लिए थी, और उस रिसर्च के बाद मेरी मुलाकात हुई थी। उन दिनों नृपेंद्र मिश्रा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे, उनको मैंने ब्रीफ किया था। उनको मैंने ये बात बताई थी कि साहब कश्मीर के अंदर होम ग्रोन सुसाइड बॉम्बर्स का ट्रेंड निकल रहा है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बड़े इसको ध्यान से सुनी भी थी, और उस पर आगे जो है ना कई जगह मुझे आगे भेजा भी गया था। फिर उसके बाद मेरी जो तत्कालीन होम सेक्रेटरी थे मिस्टर गाबा, उनको भी मैंने इसके बारे में बताया था, उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया था। तो ये चीज़ तो चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से वो घटना हुई, एक लोकल कश्मीरी लड़का एक सुसाइड बॉम्बिंग के लिए वॉलंटियर करता है और उसके बाद इतना लार्ज स्केल पर हुआ, इतने प्लान तरीके से, तो एक बड़ी हिला देने वाली घटना थी। मैं उस घटना स्थल पर भी गया था, एक एक्सट्रीमली मोरल शैटरिंग फिर इवेंट था वो। उसके बाद जिस तरह से बाद में जब इसकी जांचें सामने आई कि पूरा एक लोकल लेवल पर उसकी कॉन्स्पिरेसी उसको किया गया, लोकल एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, और ये पता चला कि जिहाद की, रेडिकलाइजेशन की जड़ें कश्मीर में कितनी गहरी हैं। जो इंशा मलिक करके एक जो लड़की थी, कैसे इंशा जान, जो उमर फारूक जिसका जो मास्टरमाइंड था पुलवामा का, उसकी गर्लफ्रेंड जो थी, वो भी इसमें बड़ी, वैसे तो बड़ी खानदानी घर की लगती थी और बड़े तरीके से तहजीब से रहती थी, लेकिन वो भी इसमें पूरी तरह से जिहाद में मुलव्वस थी। और उसको भी इनफैक्ट इनिशियली एक बार ये भी बात आई थी कि वो सुसाइड बॉम्बर बन के जाएगी। मतलब जैश लड़कियों को भी एज ए सुसाइड बॉम्बर रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा था। तो वो एक बड़ा एक मोरल शैटरिंग वो था, हमारे इंटेलिजेंस के लिए भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज के तौर पर सामने आया था, और इट वाज अ गेम चेंजर। मतलब उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तय करके एक सारे जो अटैक्स किए वहाँ बालाकोट के अंदर, उसने जो है पूरे डायनेमिक्स ही बदल दिए। मतलब उसके बाद पहली बार पाकिस्तान को ये लगा कि भारत जवाब दे सकता है, और पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर ब्लफ जो था ना, उसको हमने डिसमेंटल कर दिया था कि अब भारत जवाब भी दे सकता है। ये शुक्रिया सर, हमें जैश मोहम्मद जिसने पिछले 2 दशक में जो है इतने बड़े 4 अटैक्स अंजाम दिए, उसके बारे में, उसके पर्दे के पीछे का खेल समझाने के लिए। बाकी आप इस संगठन को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ सकते हैं, जिससे आप और गहरा उतर सकें और उसको और अच्छे से समझ सकें। हार्पर कॉलिन्स से छपी है। जैश मोहम्मद, अभिनव पांड्या जी ने लिखी है। शुक्रिया। कैमरे के पीछे थे अमितेश और आलिश। आप देख रहे हैं ललन टॉप, देखते रहिए।